ठीक है दोस्तों, तो आज हम वैसे एक नया टॉपिक ही करेंगे, बट कुछ रिलेटेड होगा जैसे पहले क्लास वाले में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी पिछली क्लास के अंदर, क्या बात करी थी? टैक्स के बारे में, है ना। तो टैक्सेशन, व्हाट इज टैक्स, हम लोगों ने क्या बात कर रहा था टैक्स के बारे में, कि टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। किसके लिए यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो टैक्स का रेवेन्यू है ये दो तरीके से आता है, यस और नो। एक डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और इनडायरेक्ट टैक्स पार्शियली रिग्रेसिव या नॉट प्रोग्रेसिव कह सकते हो। सेकंड, थर्ड, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है कमोडिटी के प्राइसेस को, यस और नो, बताया था। और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लगता ही कमोडिटी के प्राइसेस पर है, यस और नो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने के लिए होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पे कि एक होता है इनकम टैक्स, एक हो गया कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, है ना। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में GST, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बारे में बात की थी, याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था इसके बाद एक टॉपिक विच इज टैक्सेबल इवेंट, यस और नो। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट, यस और नो। और अभी करते हैं डिस्कस, ठीक है। और टैक्सेबल इवेंट में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे एग्जांपल में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है? अर्निंग टैक्सेबल इनकम। दोस्तों सिर्फ इनकम कमाने से बात नहीं बनेगी। कौन सी इनकम कमानी है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कमाएंगे तो ही हमें टैक्स पे करना है ना। तो मैंने बताया था जैसे हमारे देश में ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं। सिर्फ इनकम कमाने से कुछ नहीं होगा, कौन सी इनकम उस पर डिपेंड करेगा। और याद है मैंने एक बात भी बताई थी, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता है कि नहीं, और 2.5 लाख से ऊपर पे टैक्स लगता है, और उसके बाद रिबेट मिलती है, यस और नो। आजा बेटा। बट रिबेट को पाने के लिए भी ITR फाइल करनी होती है, ये बात भी बताई थी पिछली क्लास में, यस और नो। बच्चों इनकम टैक्स लगता है अर्निंग ऑफ टैक्सेबल इनकम पर। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी कब लगता है? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और बताओ वैल्यू एडेड टैक्स, इंट्रा स्टेट सेल, CST, इंटर स्टेट सेल। और क्या बताया था? सर्विस टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दैट्स इट। क्या GST के बारे में बताया था? एक वहां पर वो नोट करो, मैं भूल गया बताने के लिए। GST वहीं पे लिखो, एक GST का भी लिखो दोस्तों वहीं पर ही, GST जो कि लिखना चाहिए बिकॉज हमारे कोर्स में है। सप्लाई ऑफ, राइट डाउन, टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स, वहीं पे जगह बन जाएगी, आगे पीछे थोड़ा सी। GST के बारे में लिखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। GST के लिए लिखो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो हमने उस दिन बहुत सारी डेप्थ में डिस्कशन करी, जिसकी वजह से कोई एक आधी चीज ये वाली रह गई। तो GST गुड्स के या सर्विसेज के सप्लाई करने पर लगता है, ठीक है दोस्तों। और पहले लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स को बेचने पर क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स। और वैट यानी सेल्स टैक्स की बात करें तो दो तरह के होते थे, एक वैट जो कि इंट्रा स्टेट सेल पे लगता था, और CST जो कि इंटर स्टेट सेल पे लगता था। एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, यस और नो, ये बात भी पढ़ी थी हम लोगों ने। और अगर विद इन द स्टेट बेचा जाए तो वैट लगता था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब इन टैक्सेस का मर्डर हो चुका है। मैंने बताया था इनका कौन है क्रिमिनल? GST। तो GST वो क्रिमिनल है जो क्यों लगता है? क्योंकि आज के टाइम पर जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया जाएंगे उसके ऊपर क्या लगेगा? GST। इज दैट क्लियर? और वो सारे टैक्सेस को, बहुत सारे टैक्सेस को डिलीट कर चुका है, तकरीबन 18 टैक्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। नाउ इसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास में और क्या डिस्कस किया था, देखना। हाँ, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, यस और नो। हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में
हम लोगों ने बात करी थी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो क्या डिफरेंस है? प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। सुनना ध्यान से, जिस ईयर में हम इनकम, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल की जाती है पिछले साल की इनकम्स को शो करने के लिए, है ना। और वो जिस ईयर में शो किया जाता है उस ईयर में हमारी क्या होती है? असेसमेंट। क्या होती है? असेसमेंट का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। किसकी? असेसी की। किसकी? असेसी कौन है? एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। लायबल कौन होता है? जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो मैं कौन हूं? लायबल हूं। और मैं लायबल होने के बाद मुझे आईटीआर भरनी है। मैं आईटीआर भरूंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? सो दोस्तों देखो, कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बता देता हूं। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के साथ साथ एक होता है असेसी, एक होता है असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट ईयर, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना। एक हो गया असेसिंग ऑफिसर, और एक होता है, हाँ ऊपर लिख दिया मैंने असेसमेंट ईयर। तो आपने देखा ये सारे वर्ड्स एक जैसे लग रहे हैं। असेसी, असेसी कौन होता है बताओ? अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो असेसी के बारे में आप लिख सकते हो अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ये मेरे ख्याल से मैंने उस वक्त नहीं लिखवाया था, अब आप लिख लो। असेसी के बारे में लिखो फ्रेश पेज पर। असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। बच्चों अच्छा, एक होता है असेसिंग ऑफिसर। ये कौन होता है? ये वो पर्सन है जो असेसी का टैक्स कैलकुलेट करता है, उसकी असेसमेंट करता है। कौन? असेसिंग ऑफिसर, एओ। इसको क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? एओ। अ पर्सन who assess the income of assessee। क्या समझे? ऐसा पर्सन जो असेसी की इनकम को असेस करता है, हम उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है जी, एक हो गया असेसी, एक हो गया असेसिंग ऑफिसर। और ये करेंगे कब करेंगे बच्चों? ये असेसमेंट ईयर में। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। नोट किया यहां तक? असेसी नोट किया सबने? असेसिंग ऑफिसर नोट किया सबने? तो दोनों में फर्क समझ में आया? ये वो है जो आईटीआर भर रहा है, असेसी, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर कौन है? जो आईटीआर की इंफॉर्मेशन के थ्रू तुम्हारी इनकम को क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है, तुम्हारा टैक्स फाइंड आउट कर रहा है कि कितना टैक्स बनता था। यस और नो? बच्चों ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि एक टीडीएस का कॉन्सेप्ट आया जिससे गवर्नमेंट को बहुत फैसिलिटी मिली। क्या फैसिलिटी मिली? पहले के टाइम पर, आज से अगर मैं 20 साल पहले चले जाऊं, जब टीडीएस नहीं होता था, तब अपनी इनकम्स पे टैक्स हम ही देने जाते थे, और एक्चुअल में कोई देने जाता ही नहीं था। क्यों नहीं देने जाता था? कि मैंने बोला इनकम कमाया, जेब में पैसे आए और गवर्नमेंट को टैक्स देने जाना है, तो किसी का मन ही नहीं करता था टैक्स देने के लिए। बोलो हाँ या ना? तुम्हारा करेगा? नहीं करेगा। और बड़े बेशरम हो, मुंह पे ही कह रहे हो नहीं करेगा। अरे कमाने के बाद एक्चुअल में टैक्स देना पड़ता है, और हमें देना चाहिए। मैंने बताया था ना, फैमिली के लिए भी तो चाहिए होता है। फैमिली के खर्चों के लिए, फैमिली के बेसिक नीड्स, लग्जरी नीड्स, इन सब को पूरा करने के लिए हमें एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही इंडिया एक फैमिली की तरह है, और हम सब उसके मेंबर्स हैं, तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देना तो चाहिए। हाँ थोड़ा कम चलेगा बट देना चाहिए, है ना। अब इंडिया में हम जो मेंबर्स हैं, हम सब अपनी इनकम टैक्स पे करते हैं। और मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे पे करते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, इनकम कमाते थे, नेक्स्ट ईयर में जाके टैक्स देते थे। बट गवर्नमेंट ने कहा कि अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आप लोग जब जब कमा रहे हो, जो पैसा दे रहा है, इनकम दे रहा है, उसी को बोला गया कि टीडीएस काट के दे। क्या काट के दे? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट। तो दोस्तों इतना इजी कॉन्सेप्ट बना दिया इसका, जिससे गवर्नमेंट को रिकवरी करने में आसानी हो गई। गवर्नमेंट अब असेसी से पूछता ही नहीं है। किससे पूछता है? सीधा एम्प्लॉयर से पूछता है जो पैसा दे रहा है। एक्चुअली उसको कोई दिक्कत होगी नहीं टीडीएस काटने में। बोलो हाँ या ना? क्योंकि देखो उसने कौन सा अपनी जेब से देना है, उसने तो तुम्हें पैसे देने ही थे। उसी पैसे में से उसने कुछ पैसे काट के गवर्नमेंट को दे दिए, तो तुम्हारा टैक्स जमा हो गया। कल को जो तुम आईटीआर भरोगे, क्या भरोगे तुम? आईटीआर में अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, अपनी इनकम की डिटेल डालोगे, अपनी इनकम के साथ साथ अपना टैक्स बताओगे कितना बनता है, और फिर वहां पर ये बताओगे कि मेरा पिछले पूरे साल का टीडीएस कितना कट चुका है।
ये सारी डिटेल डालते ही आपका या तो रिफंड जनरेट हो जाएगा या फिर आपका कुछ अमाउंट पेएबल होगा। ये बात समझ में आती है? या तो रिफंड जनरेट हो जाएगा। रिफंड कैसे होगा कि टीडीएस काट लिया ज्यादा, टैक्स बनता था कम, तो आपको रिफंड मिलना चाहिए। और अगर टीडीएस कट गया कम और टैक्स बनता था ज्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए? टैक्स और पे करना चाहिए। इसको पेएबल बोलते हैं। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको काम आती हैं जब हम आईटीआर भरते हैं। क्या भरते हैं? आईटीआर। तो आज के टाइम पर गवर्नमेंट की रिकवरी क्या जल्दी नहीं हो गई? रिकवरी जल्दी नहीं हो गई। गवर्नमेंट के पास टैक्स टाइम पर आना स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट को किसी के साथ, अब देखो पहले एक एक घरों जाके रेड मारनी पड़ती थी, अब वो रेड पहले से क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, अब वो जाना नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, क्योंकि अब सीधा हम लोग किससे बात करेंगे? मुकेश अंबानी जी से बात करेंगे, टाटा जी से बात करेंगे, अदानी ग्रुप से बात करेंगे। हम इंप्लॉय से बात ही नहीं करेंगे, हम सीधा कंपनी से बात करेंगे जिनके पास सारे इंप्लॉयज की डिटेल्स हैं, और वो ये चेक करेंगे कि हाँ आपने टीडीएस उनका जमा करा दिया या नहीं करा दिया। इसका रीजन भी मैंने बताया था कि इंप्लॉयर के ऊपर कैसे गवर्नमेंट ने लायबिलिटी डाली। कुछ याद आ रहा है? क्या बोला था मैंने? गवर्नमेंट ने इंप्लॉयर के ऊपर लायबिलिटी कैसे डाली? गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम लोगों का टीडीएस नहीं काटोगे तो तुम पीएनएल अकाउंट में सैलरीज को डेबिट नहीं कर सकते। क्या सुना? पीएनएल अकाउंट में सैलरी को डेबिट नहीं कर सकते। सर क्या बात कर रहे हो? अकाउंट्स में तो हम पीएनएल अकाउंट में सैलरी को डेबिट करते हैं ना, टू सैलरीज लिखते हैं। प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? कम, इनकम कम हो जाती है और इसकी वजह से टैक्स भी क्या हो जाता है? कम। बट गवर्नमेंट कह रहा है कि जब आप सैलरी देते हो किसी को तो उसका टैक्स जरूर काटो, अगर नहीं काटा तो पीएनएल अकाउंट में सैलरीज को डेबिट नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे और वेराइटीज हैं कि कुछ केसेस में 30% तक अलाउड, 30% नहीं अलाउड होता, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना ही समझो सिर्फ कि 100% डिसअलाउ है, आपको पैसे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब सोचो आप सैलरी दे रहे हो किसी को बट पीएनएल अकाउंट में खर्चा नहीं दिखा सकते, क्या अच्छा लगेगा? नहीं, गुस्सा आएगा भाई, ये क्या चक्कर है? पैसे तो दिए हैं मैंने एक्चुअल में, बट गवर्नमेंट कह रहा है आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इससे क्या होगा? मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ गई? एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आ गई। क्या लायबिलिटी आ गई? कि मुझे करना पड़ेगा भाई, नहीं करूंगा तो मैं पीएनएल अकाउंट में सैलरी को डेबिट नहीं कर पाऊंगा। आज के टाइम पर मान लो ये कोचिंग सेंटर ही है, ये कोचिंग सेंटर मुझे फीस देगा, जो फीस पर अगर ये टीडीएस नहीं काटेगा तो ये पीएनएल अकाउंट में उस फीस को भी नहीं दिखा पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनको फीस पे टीडीएस काटना पड़ेगा अगर ये मुझे वाइट में पेमेंट देते हैं तो, है ना। अगर मुझे ऑब्वियसली कैश देते हैं तो ये तो वो हो गया कि आप लोगों से कैश आया और वही कैश दे दिया, तो ना ही बनी इनकम और ना ही बना खर्चा। यस और नो? देखो आज तक आपने कभी ऐसी बातें सोची नहीं होंगी, ठीक है, बट ऐसी बातें अब सोचनी होंगी, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा ही है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपको ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मतलब इतने लूप होल्स भी हैं, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं जो टैक्स अवॉइड लोग ना कर सकें, टैक्स अवॉइड लोग ना कर सकें, इस वजह से ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी जब आप लोग और डेप्थ में जाते जाओगे। एक एक प्रोविजन कुछ ना कुछ ऐसी बात कहता है जिसमें या तो कोई लूप होल होगा, उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया होगा, या फिर कोई ऐसा कानून बनाया होगा जिसमें अभी भी लूप होल होगा, जिसके लिए कानून शायद आने वाले टाइम में कोई अमेंडमेंट बन जाए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चेंज लेके आना। बच्चों जनरली जो चेंज लेके आते हैं गवर्नमेंट, वो इसीलिए आती है ताकि लूप होल्स को बंद कर सकें, लूप होल्स को अवॉइड जो लोग करते हैं, मतलब लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, वो फायदा ना उठा सकें। उस फायदे को खत्म करने के लिए ही गवर्नमेंट क्या लेके आती है? अमेंडमेंट्स। इज दैट क्लियर? द पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट इज लाइक दिस, ठीक है। और कोई पर्पस नहीं है कि बार बार तुम्हें तंग करना, अरे यार सीए स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, अरे तुम्हारे लिए इतनी ही है वो। द पर्पस इज कि टैक्स जो इवेजन करते हैं, जो टैक्स की क्या करते हैं? चोरी करते हैं, उनको किसी तरीके से हम लोग पकड़ सकें। अब देखो ना, आज के टाइम पर आप कितनी आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, यस और नो? ये बात मैंने पिछली क्लास में करी। यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम पर बहुत ही कॉमन हो गया यूपीआई ट्रांजैक्शन। नहीं, हमारे पास स्कैन कोड होता है, वो मोबाइल फोन होता है, पेटीएम वॉलेट या फोन पे या गूगल पे, कहीं पर भी जाते हैं, पेमेंट करनी है, चल भाई स्कैन किया, पेमेंट कर दी। अब आज के टाइम पे लोग कैश कैरी करते ही नहीं, या बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत रेयर लोग होंगे जो कैश रख रहे होंगे, क्योंकि कैश अब यूजेज कम हो गई है धीरे धीरे करके। आने वाले टाइम में भी लोग क्या कर रहे हैं? अब यूपीआई, स्कैन कोड, क्यूआर कोड, इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है कि मोबाइल से करो पेमेंट हो गई। तो आपको आज कहीं कौन है जिसने मोबाइल वाली पेमेंट नहीं रखी हुई? आज रिक्शे वाले के पास चले जाओ, रिक्शा भी अगर आपको करना है तो रिक्शे वाले के पास भी उसको बोलोगे पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, पेटीएम का नंबर भी है उसके पास, सब कुछ है। आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको इस बात की अवेयरनेस ना हो। आप समझ रहे हो इस लेवल को? ये एडवर्टीजमेंट लेवल इस लेवल पे पहुंच गया, बट प्रॉब्लम क्या है पता नहीं चला आपको।
आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन इतनी बढ़ गई, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतनी बढ़ गई है कि आपने गवर्नमेंट को सब बता दिया है कि मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसे यूज कर रहा हूं और जिसके खाते में जा रहे हो उसका व्हाइट मनी बन रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस ही हैं, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है बट आपको देने थे, कैश नहीं था, ठीक है, पेमेंट करनी थी, तो क्या कर दिया बच्चे ने? गूगल पे, ठीक है, या पेरेंट से गूगल पे करवा दिया। उसमें क्या हो गया? फैसिलिटी तो हो गई, तुम्हारा तो बहुत फायदा हो गया, बट तुमने ये चीज सोची कि यहां पर व्हाइट इनकम बनती गई, तो इनका क्या बनेगा? इनकम टैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले जो ट्रांजैक्शंस कैश से होती थी और हम लोग अवॉइड करते थे, आज हम ब्रेड बटर लेने के लिए भी क्या करते हैं? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह। यस और नो? छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम लोग गूगल पे कर रहे हैं, बट उससे आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये भी गवर्नमेंट की ही चाल थी। गवर्नमेंट को पता चला कि यार ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। जब भारत पे ने ये स्कैन कोड निकाला था ना, क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड भारत पे ने निकालने के बाद उसके बाद ये चीज पूरे देश भर में ये उनको फायदा दिखा। तब उन्होंने भीम यूपीआई का भी सिस्टम निकाला कि हम लोग भी एक यूपीआई का क्यूआर कोड निकालते हैं, हम लोग भी बैंक के साथ तुम्हारे क्या करेंगे? लिंकिंग करेंगे। तो गवर्नमेंट का भी लिंकिंग हो गया। और आज के टाइम पर तो आप वो नहीं आता, वो ऑल इन वन क्या है? जीपे करो या पेटीएम करो, किसी भी स्कैनर के थ्रू कर सकते हो, किसी भी स्कैनर के थ्रू आप पेमेंट हो जाएगी। तो दैट इज यूपीआई। वन कॉमन कोड इज यूपीआई। और यूपीआई बैंक से ही जाएगी, तुम किसी भी वॉलेट को यूज करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक से पैसे कटेंगे, बैंक में पैसे जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो व्हाइट मनी ट्रांजैक्शंस क्या हो गई? पहले से बढ़ गई। गवर्नमेंट देख के हैरान, इतनी व्हाइट मनी ट्रांजैक्शन, मतलब पहले कहां थे ये लोग? पहले सारा क्या होता था? कैश। और आज के टाइम पर सारा क्या होता है? व्हाइट मनी। दोस्तों इससे क्या हो गया? इससे इनकम्स हो गई ज्यादा, शो हो गया ज्यादा, और टैक्स भी क्या आएगा? ज्यादा। तो पहले से ज्यादा लोग अब आईटीआर भी भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि अपने आप फंस गए ना। पहले कैश ट्रांजैक्शन होती थी तो आईटीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है तो आईटीआर भी भरनी पड़ती है। तो इससे ऑटोमेटिकली सब लोग आईटीआर वाले जो फाइलिंग प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर फंसने स्टार्ट हो गए। आज के टाइम पर कौन नहीं है जो आईटीआर नहीं भरता? सब लोग आईटीआर भर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो रेपुटेशंस बढ़नी स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम्स निकाले और गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ, इसीलिए बीजेपी की सरकार को ज़्यादा वो दिया जाता है कि यार इन्होंने किया है ये चीज़। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सरकार ने टैक्स को पकड़ने की पूरी कोशिश करी है। जो ब्लैक मनी जिन्होंने छुपाए हुए थे उनको पकड़ने की बहुत कोशिश करी है। चाहे खुद बड़ी ब्लैक मनी बनाई होगी, बट उन्होंने कोशिश बहुत करी है कि किसी तरीके से हम लोग ब्लैक मनी को निकालें, हम ये पकड़ लें कि टैक्स कैसे, किसने इनकम छुपाई हुई है, हम इवेजन्स को पकड़ें। बहुत सारी कोशिशें करी। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, एक व्हाइट मनी की तो चलो बात हो गई, इनकम टैक्स की वजह से हमें आईटीआर भरना पड़ेगा, वो अलग चीज़ हो गई। नाउ ये दो बातें तो क्लियर होती हैं। असेसी समझ में आता है, असेसिंग ऑफिसर समझ में आता है, और ये जो काम करेगा, जो असेसी करेगा, ये इंफॉर्मेशन कब देता है? असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। तो लिखो, एक जगह पे लिखो, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर है? मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के डेफिनेशंस अलग हैं। मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं? मीनिंग मतलब जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो असेसमेंट ईयर, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months commencing from April 1 each, where ITR of assessee is filed। दोस्तों ये वो ईयर है जिस ईयर में हम आईटीआर असेसी की फाइल करते हैं। तो ये 12 महीनों का वो साल है, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। किस साल की इनकम को दिखाते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम को दिखाते हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो असेसमेंट ईयर से पिछला साल है। तो अगर मैं कहता हूं असेसमेंट ईयर 2022-23, देन व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर? 21-22। यानी 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक मैंने जितनी भी इनकम कमाई है, इसकी असेसमेंट मुझे कब होगी? अगले साल असेसमेंट ईयर में। कैसे होगी? आईटीआर भर के।
तो आईटीआर में जैसे ही भरूंगा, असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो चेक करेगा, उसको अगर कोई वेरिफिकेशन करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो आपको नोटिस भेजेगा। नहीं लगता तो वो उसको ओके डन करके, वेरीफाई करके, काम खत्म, रिटर्न डन। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दोस्तों, असेसमेंट ईयर हो गया। एक और मैंने आपको बताया था, प्रोसेस असेसमेंट। नाउ व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट क्या है? इट इज अ प्रोसेस of computation of income through ITR। दोस्तों, हम लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास तुम्हारी क्या आती है? इंफॉर्मेशन। वो तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन जाती है वो तुम्हारी इनकम को क्या करता है? असेस करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेसमेंट। तो 4 वर्ड्स मैंने बोला। एक हो गया असेसी, वो पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर, वो पर्सन जो आपका टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तीसरा ये वो ईयर है, जिस असेसमेंट ईयर, ये वो ईयर है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। किस साल की इनकम को दिखाते हैं? प्रीवियस ईयर। और चौथा, इस पूरे प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें इस पूरे प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ, पिछली क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट की शुरुआत करी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में बात करा। बट एक नया टॉपिक एक और लिखते हैं, राइट डाउन एवरीवन। बच्चों, ये कोई भी टैक्स का कानून आया कहां से? कोई भी टैक्स का कानून आया कहां से? क्या लगता है? कोई भी कानून कहां से आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बोलो हाँ या ना? संविधान, इंडिया का संविधान ही ना हो तो कानून कहां से आएगा? बोलो हाँ या ना? आज के टाइम पर कोई भी संवैधानिक पावर नहीं होगी तो ना ही गवर्नमेंट कोई रिएक्ट कर सकता है। पता है आपको? गवर्नमेंट के पास भी पावर कहां से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो कॉन्स्टिट्यूशन ही सारे कानूनों का माई बाप है। समझ गए बात? सारे कानूनों का माई बाप कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो राइट डाउन हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि टैक्स का कानून जो आया है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो आया है, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्टिव हुआ था? देखो, इफेक्टिव तो पहले कई बार हुआ, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी संविधान आया था। बट वो कौन सा संविधान था? कॉलोनियल रूल का, यानी ब्रिटिशर्स का रूल का। अब उसके बाद हमें समझना है पोस्ट इंडिपेंडेंस कब ये इफेक्टिव हुआ। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस ये इफेक्टिव हुआ, वो तारीख थी 26 जनवरी 1950, 1950। बच्चों, ये वही डेट है जिस डेट की वजह से हम 26 जनवरी बनाते हैं। तो 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्टिव हुआ था, 26 जनवरी 1950, 1950। और कौन थे उस वक्त जिन्होंने उसको पास किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उस वक्त पास किया था। क्योंकि इनके पास वो पावर्स थी, तो इनको बोला गया था कि हाँ, आप चेक करो, वेरीफाई करो सारी चीज़ों को पूरी टीम के साथ बैठकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल वैसे तो बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे कानून डिलीट भी हुए। हमारे जो अभी ओवरऑल आर्टिकल्स हैं वो कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं दोस्तों? 448 आर्टिकल्स लिखेंगे। दोस्तों, जब कानून की बात करते हैं, कोई लॉ की बात करते हैं, तो वहां हम बात करते हैं सेक्शंस की। किसकी बात करते हैं? सेक्शंस की। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं होते हैं, हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। तो कानून आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स। क्या कितने शेड्यूल्स? 12। व्हाट इज शेड्यूल्स? शेड्यूल होते क्या है? किसी कानून में शेड्यूल क्या होते हैं? हाँ, कुछ बोले। हाँ, सॉरी, टैबुलर प्रेजेंटेशन है ना, और कुछ? बस टैबुलर प्रेजेंटेशन। उसमें डिपेंड करते हैं कि किस चीज का वो आर्टिकल बात कर रहा है, जैसे उसका फॉर्मेट दे दो उसके में। बिल्कुल सही। तो एक्चुअल में अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आप लोग पढ़ते थे बैलेंस शीट, अकाउंट्स में कंपनीज एक्ट,
शेड्यूल 3, पता है ना, शेड्यूल 3 हम लिखते हैं फॉर्मेट में, क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कभी नोटिस किया वो चीज आपने, एज पर शेड्यूल 3। ये शेड्यूल 3 क्या है, जितनी भी टैबुलर स्टेटमेंट होती हैं, फॉर्मेट होता है, प्रेजेंटेशन होती है, ये सब चीजें, कोई लिस्ट होती है, किसी चीज की लिस्ट होती है, वो सब चीजें कहां लिखी जाती है, शेड्यूल्स में। तो कानून में एक अटैचमेंट का काम करता है शेड्यूल्स। जैसे ईमेल में अटैचमेंट नहीं होते, ईमेल में अटैचमेंट्स होते हैं, ईमेल में आप लिखते हो, मेल लिखते हो, पूरी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद साथ में क्या करते हो, एक फाइल अटैच कर देते हो, तो काइंड ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये वो अटैचमेंट है जो रेफरेंस के लिए काम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मुझे कोई फॉर्मेट बनाना है तो शेड्यूल, अगर कोई मुझे लिस्ट बनानी है तो शेड्यूल, कोई मुझे टेबुलर स्टेटमेंट देनी है तो शेड्यूल। तो राइट डाउन, कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। इज दैट क्लियर? तो 448 कानून और 12 शेड्यूल्स इसके अंदर होते हैं संविधान के अंदर। और हम लोग जो संविधान के अंदर जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं आज, वो है ऐसा आर्टिकल जिस आर्टिकल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और ऐसा कोई आर्टिकल जिसके थ्रू दोनों गवर्नमेंट को पावर मिली। क्या मिली? किस चीज की पावर? कानून बनाने की पावर, ठीक है। आंखें खोल के सुन लिया, अब इधर देख। तो नहीं, तू टोपी उतार दे, फिर टोपी उतार, ठीक है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में, आर्टिकल 246 में शेड्यूल 7, बच्चों ऐसा बहुत बार होता है कि कोई पर्सन आके, बाहर का भी देश का कोई बंदा है, इंडिया में पैसे कमा रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई हम वो बंदा कह सकता है कि हम टैक्स क्यों दें, कहाँ लिखा हुआ है? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर कहाँ से आई? मतलब उसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। मतलब मेरे से एक ऐसे बंदे ने पूछा था आज से बहुत पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है, मतलब ये कानून किस बात का है? गवर्नमेंट की दादागिरी है क्या, टैक्स लेगी? नहीं देंगे हम। वो अपनी जगह वो भी सही था कि हम लोग क्यों दें, कोई तो नहीं, क्यों दें तो चलो ठीक है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, बात ठीक है, ठीक है। बट कानून का कोई तो वो सोर्स होगा ना, वो सोर्स कहाँ से आया? तो वो सोर्स है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसको मुझे बताना पड़ा कि संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान तो वो चीज़ है भाई, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को सुनता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की बात सुनता है। अगर संविधान में लिखा हुआ है कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब बातें इसकी सुनते हैं, प्रेसिडेंट भी इसकी बात सुनता है। इज दैट क्लियर? वो बात और है कि इसके अंदर कभी कुछ चेंजेस भी लेके आने पड़ते हैं, तो उसके लिए तरीका वही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंजेस लेके आने का क्या तरीका है? कोई भी जैसे कानून को पास करने का होता है, क्या सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। समझ गए बात? सो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के अंदर 3 तरह की लिस्ट बनाई गई। कितने तरह की? 3। पता है आप लोगों को? वेरी गुड। तो एक लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपने लॉ में पढ़ा था, ये लॉ में पढ़ा, बट एक्चुअल में ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं वो टैक्स से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूं। तो मेरा पर्पस होगा कि ये जानना कि कौन से टैक्स लॉ की पावर किसके पास है, और ये बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में कितने लिस्ट हैं? 3। एक हो गया लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट के अंदर वो टैक्सेस आएंगे जिसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी ये वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, स्टेट लिस्ट में वो टैक्सेस आएंगे जिनकी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और दोस्तों लिस्ट 3 में वो टैक्सेस आएंगे जिनकी पावर किसके पास है? दोनों के पास। वाह, ऐसा कोई टैक्स हो जिसकी पावर दोनों के पास हो तो लड़ाइयां नहीं हो जाएंगी हमारे देश के अंदर। क्यों? हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग पार्टी की हो सकती है नहीं हो सकती, और स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की। दिल्ली आपके सामने एग्जांपल है, आम आदमी पार्टी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गवर्नमेंट। ना, कहने का मेरा मतलब यहां पर यह था कि अगर दो पार्टीज अलग अलग हों और बीच में एक टैक्स का अमाउंट रख दिया जाए तो इनकी लड़ाई नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? वो कहेगा ये मेरा है, वो कहेगा मेरा है। वो चाय की केतली लेकर आ जाएगा नरेंद्र मोदी, और वो
झाड़ू लेके आ जाएगा अरविंद केजरीवाल, तो इनकी लड़ाइयां होंगी नहीं होंगी, होंगी। बट एक्चुअल में इस वक्त, उस वक्त मतलब जब ये बी आर अम्बेडकर जी ने जब देखा था ये कि हम लोग कोई ऐसा स्केड्यूल बना रहे हैं जिसके अंदर ऐसा कोई लिस्ट बनाई है जिसमें पावर दोनों को दे देंगे, तो बहुत सोचा इसके बारे में कि हम लोगों को क्या कोई टैक्स लॉ लेके आना चाहिए इसमें या नहीं। तो इसके बारे में मैं बाद में चलता हूं, मैं पहले आता हूं लिस्ट 1 पे। सो लिस्ट 1 में कौन सी पावर्स हैं, किसके पास आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लिस्ट 2 में लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी लिखो, लेवी का मतलब टैक्स लगाना, लेवी का मतलब टैक्स लगाना, चार्ज करना को हम लेवी कहते हैं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, राइट डाउन। लिस्ट 1 में आता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एंट्री नंबर 82 की, किसकी, 82। दोस्तों ये 82 एंट्री नंबर इज इनकम टैक्स। एंट्री नंबर इज जस्ट लाइक सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कहते हैं, यहां पर एंट्री नंबर बोल रहा हूं, ठीक है। एंट्री नंबर इज 82 विच इज इनकम टैक्स। यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि सर इनकम टैक्स लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है, तो कहां लिखा हुआ है ये चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं, सबसे पहले कहां लिखा हुआ है, लिस्ट 1 में लिखा है। किसके लिस्ट 1 में लिखा है, शेड्यूल 7 के, शेड्यूल 7 के कहां लिखा है, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इनकम टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है, ये बात कहां लिखी है, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ। हाँ, कानून इसी तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 82 जो इनकम टैक्स है वो ये बात इस तरीके से लिखी जा रही है, ठीक है। अच्छा 83 कस्टम ड्यूटी, 83 कस्टम ड्यूटी। दोस्तों अगर मैं आज कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगाता हूं तो वो पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट ये बात कहीं तो लिखी होगी, कहां लिखी है, एंट्री नंबर 83 में लिस्ट 1 ऑफ बहुत अच्छे। 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों लिस्ट 1 में 84 एंट्री नंबर इज फॉर सेंट्रल एक्साइज, जहां पर यह लिख दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पावर है कि वो तुम्हारी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, याद है टैक्सेबल इवेंट याद है ना सबके, इनकम टैक्स कब लगता है, टैक्सेबल इनकम कमाने पर। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेंट्रल एक्साइज मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, एंट्री नंबर 84 है ना। तो अगर आज कोई कहे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है, क्योंकि संविधान में लिखा है। संविधान में कहां लिखा है, एंट्री नंबर 84 ऑफ शर्मा क्यों रहे हो भाई, बोल सकते हो आप, ये चीज सही है। एंट्री नंबर 84 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा 92A दोस्तों सेंट्रल सेल्स टैक्स। कौन सा टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। बच्चों ये कब लगता था, बोलो बोलो, इंटर स्टेट सेल किस पर लगता था, लगता था, क्यों बोल रहा हूं, मर्डर हो गया इसका, क्या हो गया है, मर्डर। CST अब नहीं रहा, बट हां जहां पे वैट लगेगा वहां CST जरूर लगेगा। 2 आइटम्स थी जिसपे वैट लगता है, कौन सी, पेट्रोलियम एंड एल्कोहलिक लिकर, याद आ रहा है, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम पे आज भी और आगे भी क्या लगता हुआ आएगा, वैट। पेट्रोलियम पर तो फ्यूचर में यस कहा गया है कि GST लगेगा, बट जब लगेगा तब का तब देखेंगे, अभी तो नहीं लग रहा। तो अभी के लिए एल्कोहलिक लिकर में कभी नहीं लगेगा, यह बात क्लैरिफाइड है। GST के कानून में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कभी भी जिंदगी में हम एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगाएंगे। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पहले क्या स्टेट गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू लेती है। और देखो ये एक ऐसी नेगेटिव आइटम है जिसमें जितना मन करे उतना रेवेन्यू इकट्ठा करो। 80% लगाना है 80% लगाओ, 100 लगाना है 100 लगाओ, मर्जी किसकी चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की। इसीलिए हर स्टेट में इनके रेट्स क्या होंगे, अलग अलग। अच्छा ये बात GST में नहीं लगा सकते थे, क्योंकि अगर GST लगाते तो फिर दादागिरी किसकी चलती, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताता ये रेट लगेगा और इसमें फिर आधा आधा बटेगा, अरे नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, लिकर हमारा, बाकी जब तुम रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर रेवेन्यू आधा आधा होगा, बट लिकर के ऊपर गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला कि पेट्रोलियम पे भी ये बोला है, बट पेट्रोलियम पे फ्यूचर में बोला है कि GST लग सकता है, अभी नहीं। तो ये बातें हम कानून के अंदर पढ़ेंगे जब, तो वहां पे दिखाऊंगा आपको, ये लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम पर फ्यूचर में GST लग सकता है, फिलहाल नहीं है। 92A CST
ये भी उन्हीं पर लगता है जब इंटरस्टेट सेल होती है। किन गुड्स की? एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम की। हालांकि वो बात और है कि पेट्रोलियम और एल्कोहलिक लिकर की इंटरस्टेट अलाउड नहीं होती, इंटरस्टेट अलाउड नहीं होती है, और इसी रीजन से नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर वैट लगता है। भाई वैट लगता है तो क्या होगा? अगर इंटरस्टेट अलाउड होगा तो मैं क्या करूंगा? पेट्रोल वहां जाके खरीद कर यहां बेचना स्टार्ट। अगर कोई टैक्सेस के रेट में फर्क होगा तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर वैट के रेट क्या है? बहुत ही कम, और वहां से जाके सामान पेट्रोल खरीद कर कहां बेचना स्टार्ट। ठीक है, यहां पर प्राइसेस क्या हो जाएंगे? यहां पे उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो इसीलिए ऐसी कोई दिमाग वो लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी, हमें सीएसटी इंटरस्टेट पे लगता जरूर है बट ये सिर्फ नाम का लिखा हुआ है, क्योंकि अब नहीं लगता वैट, और वैट जिस आइटम पे लगता है वो है 2, और उन 2 आइटम पे अगर इंटरस्टेट सेल हो तो सीएसटी लग सकता है। बट मैंने आपको बताया उसका रीजन कि इंटरस्टेट वहां पे होती नहीं। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी रीजन की वजह से हो सकती है, और अगर होगी तो सीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे दोस्तों, एंट्री नंबर 97। गवर्नमेंट इतनी चालाक थी, गवर्नमेंट ने उस वक्त जब संविधान बनाया था उस वक्त ये डिसाइड कर लिया कि हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई कानून बनाना पड़े। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बोलो, कानून बनाना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो एंट्री नंबर 97 खाली छोड़ दिया। खाली मतलब रेजिडुअल, मतलब उस वक्त बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसे प्लानिंग कर ली कि भाई हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई कानून बनाना पड़े, तो हम क्या करेंगे? उस वक्त हमें कानून में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और कानून में अमेंडमेंट करने का बड़ा लफड़ा है भाई। उसमें लड़ाइयां हो जाती हैं, लोकसभा में लड़ाइयां होंगी, पहले उनको पैसे खिलाओ, राज्यसभा में देना पड़ेगा सबको कुछ, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट। चलो वो तो मान ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, वो उनको कौन बनाए? उनको मनाने के लिए सबको, है ना, सब अलग अलग पार्टीज के होंगे, बड़ी लड़ाइयां होती हैं भाई। देखा कभी लोकसभा की? कभी आपने आजकल चैनल भी है ना लोकसभा टीवी, लोकसभा एक चैनल भी है जिसमें लोकसभा जितनी भी होती हैं वो वहाँ पे आती रहती हैं। ठीक है, तो आप कभी देखना। ठीक है भाई साहब, कुर्सियाँ फेंकते, कुर्सियाँ। ठीक है, और हमारे देश में तो फिर भी कम लड़ाइयाँ हैं। कोरिया की अगर तुमने देख ली ना कभी ये मीटिंग, ऐसी पार्लियामेंट मीटिंग, वहाँ पे तो चढ़ चढ़ के मुक्के मारते हैं एक दूसरे, अब बुरा हाल कर देते हैं वहाँ पर। जी हाँ, कोरिया के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। कोरिया, जापान और इन सब एरियाज में ऐसा ही है। ठीक है, बट इंडिया के अंदर फिर भी थोड़ी सी तहजीब है, मारा जाता है बट तमीज से मारा जाता है। सो एंट्री नंबर 97 खाली छोड़ने का मकसद यही था, क्योंकि हम जिस वक्त ये एंट्री नंबर 97 खाली छोड़ रहे थे ना, उस टाइम पर कोई टैक्स था ही नहीं, ऐसा कोई टैक्स था ही नहीं कि हम लोग लगा सकें। मैं आपको बताता हूं, एंट्री नंबर 97 गवर्नमेंट ने खाली छोड़ी तो बी आर अम्बेडकर जी ने ये प्लान करा कि ठीक है जी, इसको खाली छोड़ते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर हम एग्रेन कंट्री थे। क्या थे? एग्रेन समझते हो? सिर्फ और सिर्फ मेजर फोकस क्या था? एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर से ही कमाते थे, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें खूब यूज करते थे। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक्स में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्या करते थे ब्रिटिशर्स? मटेरियल यहां से बनवा के उसके बाद अपने देश में लेकर, उसके बाद उसको कपड़े बना के, उसके बाद हमारे ही राज्य महाराजाओं को बेचते थे, बोलो हाँ या ना। तो उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, और एक्चुअल में इसी तरीके से था, तो मटेरियल्स को वो इसी तरीके से लेके जाते थे। तो हमारे देश के अंदर एक एग्रेन कंट्री थे, एग्रीकल्चर खूब होता था। नाउ एग्रीकल्चर करने के बाद धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से किस में शिफ्ट होनी स्टार्ट हुई? मैन्युफैक्चरिंग में। 1960s 1970s वो टाइम था, 1970s, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए थे। कंप्लीटली शिफ्ट होकर 1980s वो टाइम था जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे खासे आ चुके थे। हमारी इंडस्ट्रीज बन गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी थी हमारे देश में, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। और मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं। बट हम गवर्नमेंट ने कहा कि यार अब धीरे धीरे करके लोगों को मैन्युफैक्चरिंग को भी मदद चाहिए थी, तो उन्होंने मदद किससे ली? सर्विसेज से। तो सर्विस सेक्टर खुला, जब लोग पढ़े लिखे होने स्टार्ट हुए, एजुकेटेड होने स्टार्ट हुए, एजुकेटेड होते होते सर्विस सेक्टर बढ़ गया। सर्विस सेक्टर मतलब टेरिशरी सेक्टर। वो टेरिशरी सेक्टर में जब सर्विसेज बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टैक्स लगाया जाए जो कि इस पर भी हम लोग, मतलब देखो, हम गुड्स पर, एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लेते नहीं थे, क्योंकि हम शुरू से एंकरेज करते थे कि एग्रीकल्चर करो। इनकम टैक्स ले रहे थे, एक्साइज ड्यूटी ले रहे थे। हमने सोचा यार क्यों ना सर्विसेज पे बेचने पर भी क्या लिया जाए? टैक्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स के लिए कोई जगह नहीं थी। गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 97 का फायदा उठाया, जो कि खाली पड़ी हुई थी, और इसमें क्या लिखा हुआ था? टैक्सेस which are not covered
अंडर लिस्ट 2 and 3, ऐसे टैक्सेस, बेटा मोबाइल दे दे बेटा, इधर तो आजा, दे दे बेटा, ले आ ले। क्या हो गया बेटा, तू बड़ा अनइंटरेस्टेड सा लग रहा है क्लास में, क्या? ठीक है कोई प्रॉब्लम, कोई खास? तो अभी क्लास में आया ना, तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा क्लास पे कंसंट्रेट कर ले। बट प्रॉब्लम पहले क्लास से आने से पहले भी थी, थोड़ा सा क्लास पर ध्यान दे दे बेटा। टैक्सेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 2 and 3, ऐसे टैक्सेस जो लिस्ट 2 and 3 में कवर्ड नहीं हो, तो वो क्या आएगा? गवर्नमेंट ने निकाला उस टाइम पर सर्विस टैक्स। क्या निकाला? सर्विस टैक्स। तो एंट्री नंबर 97 से गवर्नमेंट ने पावर ली और सर्विस टैक्स लगा दिया। किस गवर्नमेंट ने पावर ली? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ली। किसने ली? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट था ना, यूनियन लिस्ट। बोलो भाई हाँ या ना? तो यूनियन लिस्ट था, एंट्री नंबर 97। हालांकि एक 92C करके एक सर्विसेज के लिए बनाया था, बट वो एक्सक्लूसिवली सारी सर्विसेज के लिए नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने 92C को काटा और फिर एक नया एंट्री नंबर 97 खाली पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा इसको क्यों खाली रखना है, यूज करते हैं इस पावर्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें सर्विस टैक्स का पूरा इस्तेमाल कर लिया। सो 1990s में ये सर्विस टैक्स लगा, 1991 में। ठीक है ना, ये वही ईयर है जो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, जिस ईयर में हमारी इकोनॉमी डाउन जाते जाते हमें उसको ग्रो करवाया वापस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से। सो यही वो ईयर था जिस ईयर में सर्विसेज के ऊपर भी क्या लगाया गया? सर्विस टैक्स। ठीक है, अब लिस्ट 2 की बात करते हैं। लिस्ट 2 में वो टैक्सेस हैं जिनकी पावर किसके पास है? स्टेट के पास। और ये कौन से? एंट्री नंबर 51। सबसे पहले बात करता हूं 51, स्टेट एक्साइज। याद है मैंने बताया था एक्साइज के बारे में? एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज बताया था, सेंट्रल एक्साइज बताया था, स्टेट एक्साइज बताया था नहीं? मैं स्टेट एक्साइज भी बताता हूं। देखो एंट्री नंबर 51, स्टेट एक्साइज। जैसे सेंट्रल एक्साइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट एक्साइज कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर ये क्या है? एक्साइज तो एक ही होना चाहिए, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। ये क्या गवर्नमेंट कह रही है कि हम भी लगाएंगे, तुम भी लगाओगे? ऐसा है कुछ? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी? नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर स्टेट एक्साइज, कुछ प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज। और मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एक्साइज तो दोस्तों डिलीट हो चुका है, ये कानून तो अब खत्म हो चुका है। इस कानून में सिर्फ अब 2 प्रोडक्ट्स रह गए हैं। बोलो हाँ या ना? कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सेंट्रल एक्साइज आज भी लग रहा है? टोबैको एंड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। याद है, ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज लगता है। ठीक है, और फिर स्टेट एक्साइज किस पे लगता है? अब ये करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। देखो एंट्री नंबर 51, स्टेट एक्साइज लिखा। इसके बाद एक 53 आया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। 53 आया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। बिजली सप्लाई करने पर कौन सा टैक्स लगता है? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, कोई तरह का और कोई टैक्स नहीं लगता। कौन सा लगता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो इसलिए ये भी आपको हर स्टेट में क्या मिलेंगे? अलग अलग। 54 क्या था? वैट। 54 क्या था? वैट था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्साइज के बारे में एक डिस्कशन कर लेता हूं ना दोस्तों। एक्साइज 2 तरह के, एक हो गया सेंट्रल एक्साइज, एक हो गया स्टेट एक्साइज। एक हो गया सेंट्रल एक्साइज और एक हो गया, सेंट्रल एक्साइज कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एक्साइज, बट सर आप कह रहे हो दोनों लग सकते हैं क्या एक ही प्रोडक्ट पर? नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रोडक्ट्स बांट लिए। गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ना हमेशा नशे पर ज्यादा ध्यान होता है, तो जितने नशे वाले प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने रख लिए, नशे वाले प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प। नहीं सुना? इसकी इंग्लिश वर्जन नहीं सुना बेटा आपने, इसका मातृभाषा जरूर सुनी है। चरस, गांजा, ठीक है, ये जरूर सुना होगा आपने। ये अलाउड है, लीगल है। और क्या, बिल्कुल लीगल है, तभी तो मिलता है।
स्टेट एक्साइज, सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ, एक मिनट, हर चीज बताता हूँ, चिंता ना कर। हाँ, तो पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, वैट भी लगता है स्टेट एक्साइज में, सब बता रहा हूँ। एक मिनट, लिखो पहले सब कुछ। लिखो तो सही। एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प। जी हाँ, ये वही चरस, गांजा और आप जो भी नाम आप जानते हो नशे के, वो सब इसके अंदर कवर्ड है। और गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम लगाएंगे इन पर टैक्सेस। अब तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये तो इलीगल है, ये तो गलत है। बेटा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल नहीं है। किसने बोला इसकी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल है? ऐसे तो टोबैको भी इलीगल है, बट टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग, देखो टोबैको भी रॉ टोबैको थोड़ा कोई बेच रहा है, सिगरेट्स के थ्रू बेच रहा है, ठीक है। बट एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज करने वाली इंडस्ट्री इसको है वो तुम्हारी तबीयत ठीक करती है, यानी फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री ही इनको यूज करती है। पता है आप लोगों को? एल्कोहल की एक स्पिरिट होती है, एल्कोहलिक स्पिरिट, वो चीज कहां जाती है? फार्मा इंडस्ट्री में। सर नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प कहां जाते हैं? फार्मा इंडस्ट्री में। हमारे देश में जितनी मेडिसिन बनती हैं, आपको कभी आपने पेन किलर खाया होगा, या फिर अब बड़ी जल्दी आज के टाइम पे पेन किलर बहुत आसान लगता है, नहीं? सर दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो, ठीक है। पेट दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो। कुछ भी दर्द, कहीं पे भी दर्द हो रही है, पेन किलर खा लो भाई, टेंशन खत्म। अच्छा, या फिर डिस्प्रिन, वो जो डिस्प्रिन है बहुत चली। अच्छा, इसके अलावा कफ सिरप में क्या लगता है तुम्हें? वो जो अच्छा लगता है, बहुत ही एकदम से नशा सा आ जाता है। हाँ, कफ सिरप के अंदर एल्कोहल होता है, इसके पीछे भी लिखा हुआ, आप चेक करना एक बारी, ठीक है। जितने भी कफ सिरप होते हैं, चाहे वो बेनेड्रिल हो, चाहे वो पहले आता था कोरेक्स, आपको पता है कोरेक्स बैन हो गई, पता है आप लोगों को? कोरेक्स बैन सिरप है, वो यूज नहीं कर सकते हो आप अब इंडिया के अंदर। पहले आई थी और लोग क्या कर रहे थे, हर के जेब में बॉटली कोरेक्स की, और उसके अंदर एल्कोहलिक स्पिरिट इतनी ज्यादा थी कि लोग क्या करते थे, नशे के लिए यूज कर रहे थे। रिक्शे वाला भी यूज कर रहा है, क्या लेकर घूम रहे हैं? दवाई लेकर घूम रहे हैं जी। तो एक्चुअल में तो वो दवाई थी, बट एल्कोहलिक स्पिरिट थी वो, ठीक है। लोगों ने उसको खूब यूज किया, एल्कोहलिक लिकर के काम आ रही थी वो उसके। और सच में बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट ने बैन कर दी। कोरेक्स सिरप का जब पता चला ना कि ऐसी यूजेज हो रही है, इसको बैन कर दिया। फिर कोरेक्स का डुप्लीकेट आया, टोरेक्स, ठीक है। उसकी मात्रा, एल्कोहलिक की मात्रा कम करके उसका जो कंजम्पशन था वो कम करके, कॉम्पोजिशन कम करके उसको यूज किया गया, और टोरेक्स सिरप निकाला। नहीं, मजाक नहीं, सच में। वो कोरेक्स रखा हुआ, अभी भी रखा हुआ। यार आप ये इसका मजाक उड़ा रहे हो, बट ये एक्चुअल में आप बचपन से लेते हुए आ रहे हो ये सिरप्स, बचपन से। आप एक बात बताऊं, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, बचपन में जब तुम्हें ठंड लग जाती थी, सर्दी लग जाती थी, तो तुम्हें क्या पिलाते थे? ब्रांडी, है ना? तो ब्रांडी या रम थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो तेरे को कफ सिरप दिया होगा, कफ सिरप में थी। कफ सिरप में भी थी। तो एल्कोहलिक लिकर, नार्कोटिक्स, ओपियम, इंडियन हेम्प, ये जितने भी है, डिस्प्रिन, नशा आ जाता है, हाँ सर घूम जाता है, वाह अब ठीक है, अब सो जाओ। तो एक्चुअल में ये नशा जो है वो इन्हीं प्रोडक्ट से बन रहा है। हमारे देश के अंदर इसकी कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए रेनबेक्सी, सिप्ला को यूएसए के अंदर बैन कर दिया गया। पता है आपको? वहां मैन्युफैक्चरिंग इनकी अलाउ नहीं की गई। यूएसए में सिप्ला, रेनबेक्सी की दवाइयां बैंड है। वहां पर लेके आए थे, तो रेनबेक्सी और बहुत सारी 2-3 कंपनीज थी, जिन कंपनीज को बैन कर दिया गया, वहां पर नहीं यूज कर सकते। क्यों? जब उन्होंने देखा, अरे तुम तो मारोगे यूएसए वालों को। क्यों? उन्होंने देखा भाई इतना, उन्होंने जब परसेंटेज देखा ना, वो उससे आधी से भी आधी, 1/4% यूज करते हैं वो लोग। वहां पे दवाइयां ऐसे नहीं है कोई भी उठ के कोई दवाइयां खा रहा है। वहां पे डॉक्टर की पहली बात, वहां केमिस्ट, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई देता ही नहीं। यूएसए में, लंदन में चले जाओ, वहां पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको दवाई मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे तो केमिस्ट से ही पूछ लेते हैं, सर दर्द हो रहा है क्या लूं, बुखार होता है तो क्या लूं, नहीं। तो एक्चुअल में यही होता है, बट वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रिस्क्रिप्शन के बिना होएगा ही नहीं, वहां पे दवाइयां आपको देंगे ही नहीं। बहुत ध्यान रखा जाता है, कहते हैं दवाइयों से तो आप अपना लिवर डैमेज कर रहे हो। यहाँ पर लिवर का पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या इतनी दवाइयां खाई हैं। हमारे घर में ही देख लो, हमारे पापा मम्मी कभी कुछ, ठीक है, हल्के फुल्के चीज भी कुछ होए तो आप दवाइयां खानी ही खानी है, दवाइयों के बिना कहाँ गुजारा, तो वो दवाइयां खाते ही खाते। सो एक्चुअल में ये वो सब चीजें हैं दोस्तों, तो इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग इलीगल नहीं है। हाँ, इनकी रॉ ट्रेडिंग लीगल है,
रॉ ट्रेडिंग समझते हो, पुड़िया में नहीं, वो पुड़िया में मतलब आप यूज कर रहे हो उसको। आपको पता है केमिस्ट को ड्रगिस्ट भी बोला जाता है, केमिस्ट का सिमिलर नेम देखोगे कभी, केमिस्ट की शॉप पे भी लिखा होगा ड्रगिस्ट। ड्रग्स ही तो बोलते हैं, वो है तो ड्रग ही ना, ड्रग ही तो है, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो एक्चुअल में ये सब चीजें की वजह से इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि लीगल है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज लगता है। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। एल्कोहलिक लिकर की मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है स्टेट एक्साइज, एल्कोहलिक लिकर के बेचने पर लगता है वैट। क्या लगता है? वैट। यानी दोनों में स्टेट गवर्नमेंट के मजे। मैन्युफैक्चरिंग करोगे स्टेट एक्साइज, बेचोगे वैट, यानी दोनों की कलेक्शन किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। मेरी बात समझ में आई? इसलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एल्कोहलिक लिकर के प्राइजेस में हर स्टेट टू स्टेट, क्योंकि स्टेट एक्साइज भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वैट भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर क्या लगता था? लगता था, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब नहीं है दोस्तों सेंट्रल एक्साइज, अब सिर्फ दो ही प्रोडक्ट पर जिंदा है सेंट्रल एक्साइज। बताओ कौन कौन से? टोबैको और पेट्रोलियम। यस और नो? टोबैको एंड पेट्रोलियम आइटम्स पे क्या लगता है आज? सेंट्रल एक्साइज। इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। इज दैट क्लियर? बेटा आप एल्कोहलिक लिकर का इंटरस्टेट सेल अलाउड ही नहीं है वैसे, ठीक है? एल्कोहलिक लिकर की अलाउड नहीं है, बट लोग अगर करते होंगे तो हो सकता है कुछ स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट अलाउ भी कर दे कि दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी के लिए कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। हम परचेज कर सकते हैं। हाँ, तू कहीं से भी परचेज कर बेटा, परचेज करने में गवर्नमेंट पकड़ेगी कैसे? मतलब कि इतने स्केल पे अगर हो भी रहा है तो कैसे? छोटे स्केल पे ऑब्वियसली नहीं पता चलता बेटा, बट उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिख दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ नहीं बिक सकती। आपने कभी कैंटीन की आइटम्स देखी है? कोई कैंटीन की सीएसडी कैंटीन, उसमें लिखा होता है फॉर सीएसडी यूज ओनली। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो कैंटीन का, लिखा जाता है फॉर सीएसडी यूज ओनली, यानी कैंटीन के प्रोडक्ट्स हैं। कैंटीन वाली, कैंटीन कौन सी वाली? आर्मी वाली कैंटीन की बात कर रहा हूँ। सीएसडी कैंटीन कहते हैं जिसको, कैंटीन स्टोर डिपो। तो वो सीएसडी कैंटीन, आर्मी वाली जो कैंटीन होती है, उसमें लिखा होता है, तो वो प्रोडक्ट्स की प्रिंटिंग ही अलग होती है। इज दैट क्लियर? तो वहां पर भी ऐसे ही होगा। एक्साइज दो तरह के हो गए, समझ में आया? अब सिर्फ टोबैको और पेट्रोलियम आइटम्स पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। बाकी आइटम्स के ऊपर अभी जिंदा नहीं है, और स्टेट एक्साइज तो मैंने आपको बताया ही है, वो अभी भी जिंदा है। इज दैट क्लियर? नोट किया सबने? अब हम कहां पे थे? हम यहां पे थे लिस्ट 2 के अंदर। लिस्ट 2 में बात कर रहे थे 51 क्या है? स्टेट एक्साइज। 53 क्या है? इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। 54 क्या है? वैट। अच्छा, लिस्ट 3 क्या बनाया? कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बनाया? कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसा लिस्ट जिसकी पावर्स, ऐसा टैक्स जिसकी पावर्स दोनों के पास दी गई हो। तो मैंने आपको क्या बताया? ऐसा कोई टैक्स बनाया ही नहीं दोस्तों, ऐसा कोई टैक्स ही नहीं बनाया। गवर्नमेंट को उस वक्त ही पता था, भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही डिसाइड कर लिया, भाई साहब बड़ा लड़ाइयां होंगी, है ना? वहां मोदी जी और वहां केजरीवाल, वैसी नहीं बनती इनकी, है ना? तो यहां पर बड़ी लड़ाइयां होंगी, नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं डालूंगा मैं यहां पर। तो क्या किया फिर? जितने भी सिविल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या? सिविल प्रोसीजर्स, सिविल लॉज, सिविल के कानून, सिविलियन के कानून, आप समझते हो, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। पता है आप लोगों को? हर स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं। क्यों नहीं होते? आप एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल ने जब कानून बनाया था वो ऑड इवन वाला, वो पूरे देश के अंदर था या सिर्फ दिल्ली के अंदर था? दिल्ली के अंदर था ना। तो ऐसे कानून होते हैं जो सिर्फ सिविलियंस के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो सिर्फ दिल्ली में होंगे, हर स्टेट में नहीं होंगे। तो सिविल प्रोसीजर्स, बट वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं कर सकते हो आप। इसका मतलब है वो कहां पे आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। कहां आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसी तरीके से आईपीसी दोस्तों, इंडियन पिनल कोड, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं, वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से ही बनाए जाते हैं, यानी दोनों मिलकर ही बनाती हैं ये चीज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पर कोई टैक्सेस नहीं होते। तो लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82 क्या है? इनकम टैक्स। 83 कस्टम ड्यूटी। 84 सेंट्रल एक्साइज। 92A 97 यानी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ही बोल दो सीधा। एंट्री नंबर 82 83 84 92A और 97। अच्छा, फिर आ जाओ लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 में कितने? 51
स्टेट एक्साइज 53, 54, इज दैट क्लियर? लास्ट लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, कोई टैक्सेस नहीं है, बोलो इज दैट क्लियर? नहीं ना, उसमें क्यों होगी बेटा? जब बनाती स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाती है कि हाँ आपके पर्टिकुलर स्टेट के लिए कुछ अलग करना है तो बताओ। जैसे दिल्ली में कोई आईपीसी का कोड बनाना है अलग से दिल्ली के लिए सिर्फ, क्यों? क्योंकि यहां पर एक ये चीज क्राइम है, कोई भी चीज। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर, आपको हमारे एक दिल्ली के अंदर अगर कोई क्या कहते हैं जैसे लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग की बात करें तो बेटिंग गैम्बलिंग जैसे गोवा में क्राइम नहीं है, पता है आपको? गोवा में क्राइम नहीं है, दिल्ली के अंदर क्या है? क्राइम है। अब चिट फंड बिजनेस दिल्ली के अंदर क्या है? क्राइम है, बट बाहर क्राइम नहीं है। चिट फंड बिजनेस बाहर चलता है, दिल्ली के अंदर क्राइम है, क्योंकि लोगों ने चिट फंड में क्या किया? पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद हमारे देश के अंदर से बहुत सारे, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चिट फंड कंपनीज बाद में क्या कर दी? बंद कर दी। चिट फंड में क्या होता है पता है? कमेटी नहीं होती, कमेटी पैसे डालते हैं, ठीक है? कमेटी डालने के बाद जब डेट आती थी तो जब लोग पहुंचते थे कि आज की कोई किसी की लॉटरी निकलेगी, गायब। तो ऐसे बहुत सारे चिट फंड्स में हुए। हाँ बेटा, वो जो आप कर रहे हो वो कैश में करते हो, दैट कमेटी इज इलीगल। आपको पता है वो चीज में आपको हमेशा रिस्क रहेगा। पता है आपके पेरेंट्स जो कमेटी डालते हैं वो हमेशा रिस्क की कमेटी होती है। वो वहां पे जो डालते हैं वो पैसा तो डाल दिया, वो सारा कैश में होता है, ठीक है? अब वो एक इलीगल कमेटी, आप इसमें ये भी नहीं कह सकते कोई पैसा लेके भाग गया, पुलिस वालों को नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा काम कैश में कर रहे थे। वो तो पहले तो तुम्हें ही पकड़ लेंगे, तुम कहोगे कि मेरे पैसे लेके भाग गया, बट तुम किसको बोलोगे? अरे हुआ नहीं ना तुम्हारे साथ, इसलिए कह रहा हूं। अरे बट बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये चीज, इसलिए लोग रिश्तेदारियों में ही डालते हैं, क्यों? रिश्तेदारी वाला कहां भागेगा, और भागेगा तो मत पकड़ा भी जाएगा, ठीक है? रिश्तेदारी में कर लेते हैं, दोस्ती यारी में कर लेते हैं, वो यही करते हैं, ठीक है? बट बाहर स्ट्रेंजर के साथ आप कमेटी नहीं डालोगे, है ना? एक रिस्क होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ स्टेट की पुलिस सेंट्रल के पास होती है? नहीं, सिर्फ दिल्ली की। क्यों? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। सबको पता है ये बात? चलो शुक्र है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो अरविंद केजरीवाल फिर कहां से आया? तो फिर यूटी क्यों बोल रहे हैं इसको? एक्चुअल में ये यूनियन टेरिटरी है विद स्टेट लेजिस्लेटिव राइट्स। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव राइट्स। स्टेट लेजिस्लेचर है हमारे देश, हमारे इस दिल्ली के अंदर, मैं बार बार देश बोल देता हूं दिल्ली को, तो दिल्ली के अंदर, ठीक है? तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब इसको एक्चुअल में कानून बनाने की पावर्स है, तो दिल्ली में अपने कानून खुद बना सकता है। तो ऐसे पता है कितने यूटीज हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं? तीन ऐसे यूटीज हैं। टोटल कितने यूटीज हैं पता है? 8 यूटीज हैं। बहुत ही बढ़िया। कौन कौन से? दिल्ली, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, और दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी का नया नाम है पुडुचेरी, और एक और रह गया लद्दाख। हुआ क्या था? पहले 7 यूटीज थे। टोटल कितने यूटीज थे पहले? 7 के बाद 2 नए आए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये आने के बाद कितने हो गए? 9। फिर 2 यूटीज मर्ज हो गए। कौन से? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों क्या हो गए? मर्ज। अब एक ही यूटी है। जब एक यूटी होता है तो जो जितने यूटी होते हैं उनके लिए अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नर अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करता है? गवर्नर, वहां का एलजी जिसको कहते हैं। तो वहां का जो अपॉइंट होता है वो वहां पर फिर इलेक्शंस, मिनिस्टर वाले इलेक्शंस नहीं होते, बट मिनिस्टर वाले इलेक्शंस, एमएलए वाले इलेक्शंस तब होते हैं उन स्टेट्स में होते हैं, उन यूटीज में होते हैं जहां पे लेजिस्लेटिव राइट्स हैं। कौन कौन से हो गया? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव राइट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अपने कानून खुद बना सकती है, तो इसलिए इनको यहां पर एमएलएस चाहिए होते हैं। इज दैट क्लियर? इनकी सभा होती है, मिनिस्टर्स ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं वो यहां पर होते हैं। हाँ, कौन? तूने होना है तो बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? करेंगे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? सर छोटी छोटी बातें। अभी यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने आर्टिकल्स हैं? कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। कितने शेड्यूल्स? तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 में 82, लास्ट पॉइंट, एक बार लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं। 82 इनकम टैक्स, 83
84, 92A सेंट्रल सेल्स टैक्स, 97 सर्विस टैक्स। अच्छा लिस्ट 2 में 51, 53, 54 और लास्ट। अब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, बट इनकम टैक्स को जाने से पहले, इनकम टैक्स में रेट्स पढ़ाना चाहता था मैं, बट रेट्स को पढ़ाने से पहले डिपार्टमेंट जानना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। ठीक है, ये भाई एलजी की बात कर रहा है, एलजी की बात बाद में करेंगे, पहले इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा इनकम टैक्स है कि नहीं। तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट जानना बहुत जरूरी है। कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, सुना तो बहुत है इसके बारे में। अरे यार क्या बात है, लाल बत्ती वाली गाड़ी, एम्बेसडर कार, और वो मतलब साथ में गार्ड के पास दोनाली, और दोनाली में गोलियां भी हों, तो मतलब कितना बढ़िया लगता है कि इतनी सारी अथॉरिटीज होती हैं। यस और नो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर, ये सब कौन है। तो इसीलिए मैं उसके बारे में आप बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना फैला हुआ है, कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं और किसके नीचे कौन से ऑफिसर्स होते हैं। सो राइट डाउन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन सा बेटा? नहीं, सब कुछ समझने वाला भी है, थ्योरी लिखने वाला भी है, सब कुछ करना है। हाँ, कोई भी चीज, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे टाइम पास हो रहा है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, डीटी वर्सेस आईडीटी 4 नंबर के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट भी आ चुका है 2 नंबर का। हर चीज एग्जाम में आने वाली ही चीज है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मटेरियल के अंदर कवर्ड है आपके। जी हाँ, एंट्री नंबर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके जीएसटी वाले सब्जेक्ट के अंदर है, तो जीएसटी भी तो टैक्स के अंदर ही है, तो डीटी जीएसटी दोनों है, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते। कोई भी चीज जो इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं वो भी लिख लो। हाँ, जो लिख सकते हो वो लिखो। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे लीगली देखा जाए, अच्छा एक मिनट, डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर कोई भी डिपार्टमेंट के, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही क्यों, सब सारी अथॉरिटीज किसके थ्रू आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबसे टॉप पे होगा, तो कोई भी डिपार्टमेंट सब इसी के अंडर आते हैं, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीएफ डिपार्टमेंट, हाँ जीएसटी डिपार्टमेंट, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे दोस्तों होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप लोग जानते ही हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी? निर्मला सीतारमन। ठीक है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो वही हैंडल कर रहे हैं, तो वही ऑथराइज्ड है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में सिर्फ टैक्स ही नहीं देखना होता, वो और भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए टैक्स एक इसका हिस्सा है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो उसके नीचे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो है जो रेवेन्यू का ध्यान रखता है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे ही बहुत सारे हेड्स हैं, प्लानिंग कमीशन, बजट देखने वाले लोग, प्लानिंग कमीशन हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे, याद है मैंने पिछले क्लास के अंदर एक डिफरेंस में सीबीडीटी की बात करी थी। बेटा कोई प्रॉब्लम है? कुछ बड़े घर वाली प्रॉब्लम तो नहीं लग रही तेरी, कुछ और ही लग रही है। ठीक है ना? तो ठीक है, तू कह रहा अभी कह रहा ठीक नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखो मेरी एक गंदी आदत है, मैं किसी को भी बात करते हुए देख लेता हूं ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसको टोकता रहूंगा, इतना टोकूंगा कि तुम बात करना बंद कर दोगे। नहीं, तुम बंद कर दोगे, तुम बात ही नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज मैं बोलता रहूंगा, और फिर बाद में वो चीज़ लगे ना कि तुम्हें भी चुभे कि यार सबके सामने बेइज्जती हो गई। ऐसा नहीं है। ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट टोकूंगा तो सही ना, हक बनता है ना इतना। ठीक है, तो बातें मत करो प्लीज। आगे देखो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कौन आता है? सीबीडीटी। कौन आता है? सीबीडीटी। और हम लोग जानते हैं कौन है वो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे ही सीबीआईसी भी आता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे ही सीबीडीटी भी आता है। इज दैट क्लियर? तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नीचे कौन आता है? दोस्तों चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, मेरे को लगता है आप लोग लिख ही लोगे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसको शॉर्ट में हम CCIT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को शॉर्ट में CCIT। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CBDT के नीचे बहुत बड़ी पोस्ट है। CBDT के चेयरमैन जो होता है उसके नीचे, CBDT का तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, इसके नीचे चीफ कमिश्नर होता है और चीफ कमिश्नर के नीचे आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कौन आता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विच इज CIT। कौन है? CIT। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कौन है? CIT। और हर स्टेट के कमिश्नर्स अलग अलग होते हैं दोस्तों। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में हर स्टेट के कमिश्नर्स क्या होंगे? अलग अलग। चीफ कमिश्नर पूरे देश में एक, बट स्टेट कमिश्नर्स अलग अलग। अच्छा, कमिश्नर्स के नीचे कौन बैठा है? एडिशनल कमिश्नर। एडिशनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर देखो नाम से तो लग रहा है कि एडिशनल साथ में बैठा होगा, बट नहीं, साथ नहीं है। तो कमिश्नर के नीचे एडिशनल है ना, वो है ना, एक कमिश्नर है और दूसरा एडिशनल है ना। तो एडिशनल कमिश्नर से कम पावर्स होती हैं उसकी। फिर आ जाता है जॉइंट कमिश्नर। कौन आ जाता है? जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं दोस्तों JC। जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर नाम से अगेन जॉइंट साथ में बैठा है, बट साथ में नहीं बैठा है, ठीक है। ये भी एडिशनल कमिश्नर से भी कम पावर्स है इसके पास, जॉइंट कमिश्नर। फिर इसके नीचे आते हैं दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं AC या DC। असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो JC के नीचे आ गया, और इसके नीचे मतलब कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, नहीं, इसके नीचे कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITOs। क्या बोलते हैं? ITOs। बच्चों, कोई आपके जान पहचान में हो ITO, ये सब बुरा मत मानना, बट मैं एक्चुअली इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि ITO द मोस्ट करप्टेड पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है। जी हाँ, पुलिस भी नहीं है इतनी करप्टेड जितनी ITO होता है। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि कोई जान पहचान में निकल आएगा, मेरे फादर है, मेरे मदर है, कोई किसी का बुरा नहीं मानना, मतलब है तो है, उसमें कोई सच्चाई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गूगल का सर्वे भी बोलता है। आप इंडिया में लिखोगे कि सबसे करप्टेड जो सबसे करप्टेड पोस्ट है वो पुलिस नहीं है। लगता है कि पुलिस वाले ही होंगे, पुलिस वाले ट्रैफिक वाला है, ठीक है, नहीं, एक्चुअल में नहीं है। सबसे करप्टेड ये है, क्योंकि ये जो आ जाए ना एक बारी रेड मारने के लिए तो कुछ लेके ही जाते हैं। हाँ, यही है, देखो, कुछ लेके ही जाते हैं। अब क्या है कि तुम्हें इसको कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम कभी सामने ना आए। मैं आपको बताता हूं, आपको क्या लगता है जितने MPs MLAs हैं ये सब क्या पकड़े नहीं जाते होंगे? MPs MLAs पकड़े नहीं जाते होंगे? इनके पास क्या ब्लैक मनी नहीं है? इनके घर में बहुत ब्लैक मनी, और सारी इंफॉर्मेशन इनको आती है। क्या इनको पता नहीं है? सब पता है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनको पहुंच जाता है कुछ ना कुछ, इनको रेगुलर बेसिस पे कुछ पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये नहीं जाते। क्योंकि देखो, अथॉरिटी है बट ये कहते कुछ नहीं है। अब कहते क्यों नहीं है? क्योंकि वो नहीं चाहते। देखो, वो बंदा डरा हुआ है, वो नहीं चाहता कि उसका नाम पब्लिसाइज हो, नाम खराब हो जाएगा ना भाई। इज्जत बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और गंवाने में, ठीक है, एक बारी न्यूज आ गई कि यही वो इंसान है, 1000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रखा है, तो बस खत्म, इज्जत खत्म। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर से सब डरते हैं, चाहे सबसे नीचे की रैंक का है। एक्चुअल में ये वो बंदा है जो मिलने जाता है। तुम आपस में बात करते रहते हो, थोड़ा सा इधर देख लो। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना, वो ये रैंक है जो आपसे मिलने आता है। गेस्टेड पोस्ट, लास्ट रैंक ऑफ गेस्टेड पोस्ट। गेस्टेड पोस्ट समझते हो? आपने कभी अभी आप लोग CA इंटरमीडिएट के लिए जब आप एडमिशन कराओगे तो आपको पता है उसके अंदर लिखा होता है कि या तो CA का सिग्नेचर कराओ। अभी इंटरमीडिएट में आएगा, जब आप इंटरमीडिएट के फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आएगा कि CA इंटरमीडिएट में जब एडमिशन कराते हो तो या तो CA के सिग्नेचर कराओ या ऑब्लिक गेस्टेड ऑफिसर लिखा होगा, चेक करना। गेस्टेड ऑफिसर गवर्नमेंट के वो अधिकारी जिनकी पोस्ट की कोई वैल्यू है, गवर्नमेंट की,
तो गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं आईटीओ। अच्छी पोस्ट है फिर तो यार, यस। बट क्या यही लोग हैं? नहीं, इसके नीचे आते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर्स। कौन आते हैं? आपने वो स्पेशल 26 देखी है? स्पेशल 26, स्पेशल 26 रेड मार नहीं देखी? अरे यार तुम कम से कम ये पिक्चर तो देखो। रेड देखी है? अब कौन है जिसने नहीं देखी? नहीं देखी है तो देखो, ठीक है। अब तुम कहोगे सर मूवी रिकमेंड कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोलो तो समझ में आता है। अरे 2-3 मूवीज ऐसी हैं जिसका रिलेशन इनकम टैक्स से है, सीधा सीधा। स्पेशल 26 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मूवी के अंदर रेड कैसे होती है, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। सिर्फ इनकम टैक्स की रेड ही नहीं है, उसमें एक्चुअली नकली सीबीआई की रेड भी है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्या अथॉरिटी क्या होती है, कैसे लोग जाते हैं और कैसे डरते हैं लोग इनसे। इसी तरीके से रेड मूवी आई थी। रेड मूवी के अंदर दिखाया था कि किस तरीके से जब रेड चल रही होती है तो किस तरीके से उसको रिश्वत के ऑफर्स आते हैं, ठीक है। रेड चल रही होती है और वो सच्चाई है। वो जो मूवी आई हुई है वो प्रैक्टिकली किसी एमपी के ऊपर मूवी बनी हुई है, ठीक है। बिहार में है, यूपी में शायद यूपी में है। तो वो किसी यूपी का कोई एमपी है जिसकी ये हुआ है इसके साथ। तो ये चीज हो चुकी है पहले। उसने जगह जगह पे पैसे छुपा रखे, जगह जगह। वो मूवी नहीं है वो जिसके अंदर उसके अंदर ना गलती से गन चल जाती है, गोली चल जाती है ऊपर, है ऊपर। एक्चुअली नहीं, वो मार रहा होता है उसको और वो गलती से गोली ना ऊपर चल जाती है वो उसको, और वो ऊपर चलती है। वो भाई साहब ये पीओपी होता है, पीओपी वो फटता है, उसके अंदर से गोल्ड निकलते हैं, गोल्ड के छर्रे, सिक्के, कॉइन्स। फिर उसके बाद अजय देवगन क्या करता है, वो लेता है फिर 2-3 और मारता है शॉट, और वो 3-4 शॉट ऐसे लगा के उसके बाद सब जगह से गोल्ड ही गोल्ड। और पता है पहले तो बड़ी कोशिश कर रहा होता है कि निकले, कहीं से निकले, पैसे ही नहीं निकल रहे होते, बड़ा परेशान होता है, ठीक है। और वो लोग, वहां के लोग भी ताने दे रहे होते हैं कि भाई अब तू हो गया तेरा, अब तू निकल, बस अब तू गया, तेरे को मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब उसको एक्चुअल में पता चलता है तो फिर उसके बाद एक एक करके, फिर एक के बाद एक उसको कुछ क्लू मिलता रहता है और वो क्लू से वो सारा पैसे निकालता रहता है। गद्दे और चीज कुछ भी, मतलब सोफे फाड़ देना, हाँ आपने देखा होगा मूवी के अंदर, सोफे फाड़ दिए, कभी कुछ कर दिया, वो अलमारियां चेक करी, तिजोरियां चेक करी, एक एक चीज। भाई किचन के डब्बे जो होते हैं खाने के जो किचन में जो डब्बे नहीं होते दाल वगैरह रखने के लिए, उसके अंदर भी लोग पैसे छुपाते हैं। सोचो, ये जो इंस्पेक्टर्स हैं इनको इसी चीज की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि आपको जब छापा मारना है तो कैसे इंस्पेक्टर्स पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, ये इंस्पेक्ट करने वाले ऑफिसर्स हैं। क्या है ये? इंस्पेक्ट। ये लोग दीवारों की आवाज से पता लगा लेते हैं कि इसमें पैसे हैं या नहीं। हाँ, तू कुछ बोलना चाह रहा बेटा। अगर कुछ ना निकला तो उसका नुकसान बिल्कुल मिलेगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। मैं तेरे को बताता हूं क्यों। क्योंकि वो जाते ही तब है जब 100% श्योर होते हैं। उनको प्रॉपर क्लू चाहिए। प्रॉपर क्लू मतलब पूरी संतुष्टि से ही जाएंगे, वरना वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं है किसी के साथ भी कर दिया, उनको ह्यूमिलेट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास पैसे छुपे, ये हुआ और बाद में सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होता। पैसे निकलेंगे, कहीं ना कहीं छुपे होंगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्लू उनको मिलेगा जिससे यहां से आपको पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी इस तरीके से पूरी इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है। बेटा देख, जैसे तेरा कोई दोस्त है जो दुश्मन है तेरा, मतलब दोस्त नहीं है एक्चुअल में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि किसने मारनी है, कहाँ पर, वो कौन देता है, किसको देनी होती है ये इनकम टैक्स। अच्छा तूने कहीं करवाना है किसी का? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर ही डिसाइड करते हैं कि हम इसके घर में मारेंगे, ऊपर से नहीं, ऊपर से ही आता, सारी ऊपर से अथॉरिटी उनको मिलती है, ऐसे नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर्स के नीचे भी दोस्तों कौन होते हैं? क्लर्क्स। लिखो बेटा, ये क्लर्क्स लिखना, ये पता नहीं हट गया, क्लर्क्स। तो इंस्पेक्टर के नीचे भी क्लर्क्स होते हैं। तो कितनी बड़ी टीम है यार ये। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हो गया भाई। वो जो आपको वो जो मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, वो उसके अंदर वो जो अजय देवगन है, वो एक सिर्फ आईटीओ था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो कमिश्नर भी नहीं था। फिर भी उसकी अथॉरिटी देखी थी आपने भाई, जबरदस्त अथॉरिटी थी उसकी। लोग डरे हुए थे, इनकम टैक्स ऑफिसर से डरे, तो इनका क्या होगा। एक्चुअली ये वो लोग हैं, ये लोग तो मान जाते हैं। जो मानने ना वाले होते हैं ना, वो यही वाली है। या तो मान जाएंगे
या फिर ये कुछ काम करके ही जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ही आते हैं। ये कहाँ निकलते हैं कहीं ऑफिस से बाहर? ये कहाँ निकलते हैं? ये कुछ नहीं है, ये बस परमिशन देने वाले, बस परमिशन देने वाले काम करते हैं। ये लोग बैठे हैं वहां पर, बस बताते रहेंगे कि कैसे करना है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा, सर ये भी बताओ कि ये बनते कैसे हैं? तो इनकम टैक्स ऑफिसर, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी होती है भाई, लाल बत्ती वाली गाड़ी मजाक नहीं है। मतलब आप भी हैरान, आपके पेरेंट्स हैरान हो जाएंगे जब आप ऑफिसर बने हो, कमिश्नर बने हो, असिस्टेंट कमिश्नर, सोचो कमिश्नर, है ना, कितना मजा आएगा यार। घर वाले सबसे सुन रहे, अरे आपका बेटा या आपकी बेटी कमिश्नर, यार क्या बात है, हमारा भी ये काम करवा दो। तो छोटे छोटे कामों के लिए भी आएंगे। मतलब सोचो कितनी गुडविल ही अलग हो जाएगी यार, गुडविल अलग है। मैंने भी ऐसे ही सोचा था मैंने भी ऐसे ही सोचा था अब मैंने जब ये सोचा था, जब इसके बारे में, तो मैंने बहुत पहले, जब मैंने अभी अपनी पढ़ाई के अंदर में आया भी नहीं था, तो मैंने सोचा, मेरे को किसी ने बोला था बहुत बहुत फायदा होता है, बहुत बढ़िया होता है। मैं कहा ठीक है यार, मैं कहा पता तो करें क्या होता है। तो मुझे पता चला इसके बारे में कि इनकम टैक्स ऑफिसर को, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके एग्जाम्स होने SSC। कौन से एग्जाम होते हैं? SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सुना होगा इसके बारे में? ऐसे ही कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत वॉल्यूम जाता है जाने के लिए एग्जाम देने के लिए, और अपीयरेंस में क्लियर इनको बहुत कम करने होते हैं, इसलिए ये एग्जाम थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है और इनको सिलेक्ट करने हैं कम, ठीक है। तो SSC के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप लोग BBA के एग्जाम देते हो। BBA का दिया आपने? आप में से किसी ने BBA एंट्रेंस IP यूनिवर्सिटी दिया? तो उसमें क्या क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग और GK, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट्स, कुछ इसी तरीके से सब्जेक्ट्स मल्टीपल चॉइस के इसके अंदर भी बनाए जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन में, इसी तरीके के सब्जेक्ट। एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे आपको क्या पोस्ट चाहिए, वो कहेगा मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। अच्छा ठीक है जी, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड 10 सवाल करेंगे वो, और अगर वो आप सवाल के जवाब सही दे देते हो तो फिर वो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पे। तो आपने इनकम टैक्स का एग्जाम दिया क्या? नहीं, और आपको क्या बना दिया? इनकम टैक्स के ऑफिसर। वाह यार, तो बस काम बता दो नहीं यार, देखो अपने सोच होती है, किसी का कोई सोच होती है। ये बंदा, जो बंदा, मैं बनना चाहता हूँ ITO, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को ITO वाली पोस्ट में जाना है, ठीक है। या फिर इसी तरीके से GST के भी ऑफिसर्स होते हैं, उसको बोलते हैं PO, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। जैसे इसमें होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, वहां क्या होते हैं? प्रॉपर ऑफिसर। तो आप प्रॉपर ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। बट आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। आपसे 10 सवाल करेंगे, वो 10 सवाल इंटरव्यू में क्लियर करो, बस आपको बना देंगे। कोई एग्जाम नहीं आपको देना पड़ता है SSC के एग्जाम्स के लिए, बस एक बार क्वालिफाई हो गया आप, बस इंटरव्यू देना है। 15 साल बाद, कितने साल बाद आप ACDC बन जाओगे? 15 ईयर्स, हाँ बन जाते हैं। देखो गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में ना ये नहीं देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। गवर्नमेंट जॉब्स में कभी परफॉर्मेंस देखे नहीं करते, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देख के करते हैं। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट के बैंक चले जाओ, आप हमेशा देखोगे जो सीनियर पोस्ट पे बैठा होगा, है ना, जो मैनेजर होगा, वो जनरली बुजुर्ग होगा, या तो 40s-50s की एज में होगा। कभी एक यंग डायनामिक सा बंदा वहां पे पहुंच जाए, वो ICICI बैंक में दिखेगा आपको, यस बैंक में दिखेगा, कि एक यस बैंक, ICICI बैंक, या फिर ये क्या नाम है HDFC, इनमें आपको दिखेगा कि इनके जो ब्रांच मैनेजर है वो 29-30 साल का लड़का है या लड़की है, 29-30 ईयर्स के, वो बन सकते हो। बट वहां पर पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट बैंक्स में जनरली मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जनरली क्या होता है, सीनियर पोस्ट पे जो बंदा बैठा होगा वो कौन होगा? या तो 40 मिड एज का होगा, या फिर वो 50-60 रिटायरमेंट वाले एज पे आने वाला होगा, तब जाके उसको बना दिया होगा तू ब्रांच का मैनेजर बन जा। ठीक है जी, बड़ा खुश। एक्चुअल में 15 साल के बाद आपको ACDC बना ही दिया जाता है। अच्छा, इसके 15 साल बाद, कितने साल? तो अगर सीधे ऊपर बनना हो तो बता रहा हूं ना, तो जा। 15 साल के बाद क्या बन गया? जॉइंट कमिश्नर। 15 साल के बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके 15 साल बाद जॉइंट कमिश्नर। 30 साल। भाई अगर तुम 20-22 साल की उम्र में भी अगर क्लियर करते हो तो 22 से लेकर आप ये लगा लो 30 ईयर्स, 52 ईयर्स की एज में तुम कहां पहुंचे? जॉइंट कमिश्नर। पोस्ट तो अच्छी है, बट यार इसके बाद क्या? बस जिंदगी खत्म। बस इसके बाद क्या? 60 ईयर्स में रिटायरमेंट। कुछ नहीं हो सकता अब आगे। तो इसी रीजन से एक ऐसा शॉर्टकट तरीका है जो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और बढ़िया रैंक मिलेगी। इसको बोलते हैं IRS के एग्जाम्स। क्या कहते हैं? सुना है इसके बारे में?
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कौन सा एग्जाम है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। जैसे आईएएस सुना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एक होता है इंडियन फॉरेंसिक सर्विसेज, आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, ऐसे ही होता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईआरएस के एग्जाम दो, बढ़िया एग्जाम है, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, पहले प्रीलिम्स होते हैं, फिर उसके बाद एक होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, धाकड़ इंटरव्यू होता है, ठीक है। और प्रीलिम्स पहले एग्जाम, सबसे पहले तो प्रीलिम्स है, वही क्लियर कर जो, बहुत बड़ी बात है। तो टफेस्ट होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं। तैयारी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग सब्जेक्ट पढ़ने, इजी सब्जेक्ट्स ही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगेन कंपटीशन बहुत सारा, और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको ये जितने रूरल एरियाज होते हैं वो सब लोगों को, जो जनरली छोटे शहर से लोग यही बनना चाहते हैं। आप लोग क्या बनना चाहते हो भाई? सीए करेंगे, ठीक है, आप लोग वो करना चाहते हो जो ज्यादा हाईलाइटेड है एग्जाम्स, ठीक है। बट एक्चुअल में ये छोटे शहर से जो लोग होंगे वो जनरली कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं? ऐसे ही एग्जाम्स, आईआरएस, वो गवर्नमेंट के एग्जाम्स, उनको गवर्नमेंट अधिकारी बनना है। कभी नोटिस करना, वो गवर्नमेंट अधिकारी के लिए जनरली कौन से आ रहे हैं? यूपी से, ठीक है, यूपी में भी कोई छोटे छोटे शहरों से, बिहार से बहुत आते हैं, बहुत सारे ये आईआरएस के लिए सिलेक्ट होते हैं बिहार से। उनको सिखा दिया जाता है भाई तुझे तुझे आईआरएस ही करनी है, आईएएस ही करनी है, तुझे करना ही है ये लक्ष्य में एक बना ले जिंदगी में। 12वीं में तेरे नंबर कुछ भी आए हो, 12th में तेरे नंबर कुछ भी आए हो, बट तुझे क्या करना है? आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है, बच्चे को समझाया दिया जाता। अब ये देखो, आईआरएस के एग्जाम दो, प्रीलिम्स में वही 4 एग्जाम, वैसे ही चैलेंजिंग टफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद होते हैं मेंस में होते हैं 2 एग्जाम। मेंस में कितने एग्जाम होते हैं? 2, बस 4 और 2 6। हम कितने दे रहे हैं? हम कितने दे रहे हैं? फाउंडेशन में 4, इंटर में, चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा, पहले तो 8 होते थे, इंटर में 8 और 4 कितने हो गए? 12, और 12 उसके बाद फिर 8 कितने हो गए? 20। तब जाके तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाए जाओगे 20 एग्जाम देने के बाद। आईआरएस के अंदर 4 एग्जाम प्रीलिम्स में और 2 एग्जाम मेंस में, और इसके बाद इंटरव्यू। और कितना इजी लग रहा है प्रोसेस, नहीं? दिक्कत है एक, वो दिक्कत ये है कि प्रीलिम्स के अंदर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो मेंस आपको अगले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होता है। सुना है इसके बारे में? Yes, नहीं, मेंस अगले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, वरना प्रीलिम्स दोबारा दो, तुम तैयार नहीं हो। हाँ, अगर मेंस का एग्जाम फेल हो गया, प्रीलिम्स दोबारा देने पड़ते हैं। मतलब आपको कैसा लगेगा अगर फाउंडेशन क्वालिफाई होकर इंटर में पहुंचे, इंटर क्वालिफाई पहुंच के फाइनल में, भगवान ना करे फाइनल में फेल हुए तो कहे फाउंडेशन फिर से दो, चलो बस बहुत हो गया। करोगे सीए? नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। बोलो हाँ या ना? तो कुछ ऐसे ही सुन के मेरा भी, मैंने कहा नहीं रहने दो, मेरे को नहीं करनी। तो मैं उस टाइम पर मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा कोर्स करूं, ठीक है। मैं ग्रेजुएशन, मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन किया था, तो ग्रेजुएशन के वक्त मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मेरे को क्या करना है। तो मेरे को कोई एनर्जी देने, पुश देने वाला हो ना, कि घर वालों से भी गए, बट घर वाले भी, तुम घर वालों को बोलो मैं आईएएस करना चाहता हूं, क्या बोलेंगे? अबे तू चल जो कर रहा था वही कर। ठीक है, तो एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी रीजन से ना वो पुश मिला नहीं, तो फिर किया नहीं, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम। अब यार वो आईआरएस के एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाओ, एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर वाले, ठीक है, सीधा असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, सीधा असिस्टेंट कमिश्नर। सोचो इसके ऊपर डायरेक्ट। अच्छा, इसमें इनकम टैक्स का पेपर भी होता है, जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको इनकम टैक्स का पेपर देना होता है, समझ गए? तो आपने इनकम टैक्स का पेपर दिया, आप पढ़े लिखे आए हो, ठीक है, एसीडीसी बन गए। अब एसीडीसी बन गए, इसके ऊपर 15 साल नहीं, अब तुम्हारी जो लेंथ होगी वो सिर्फ 5 साल की होगी। 5 इयर्स में ज्वाइंट कमिश्नर, कितने 5 साल में ज्वाइंट कमिश्नर। अच्छा, इसके 5 साल बाद कमिश्नर। भाई साहब, 15 सालों में ये बंदा बेचारा घसीटते घसीटते एसीडीसी में पहुंचता है, और तुम 15 सालों में क्या बन जाते हो? कमिश्नर, है ना? यही करें, सबसे बेस्ट है। नहीं, आईआरएस के एग्जाम क्वालिफाई करो, इस तरीके से होगा, ठीक है। और चाहे देखो अब जो भी है, आप पढ़ लिखकर, असली में एक्चुअल में देखा जाए, पढ़ लिखकर आप कहां तक जाओगे? मैक्सिमम पढ़ लिखकर यही लोग सीबीडीटी के चेयरमैन बनते हैं। पढ़ लिखकर आप मैक्सिमम कहां तक जाओगे? यहीं तक जाओगे, बिना पढ़े जाओ। बिना पढ़े जाओ भाई, बिना पढ़े, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा। लिंक्स बनाने हैं अच्छे, है ना, पॉलिटिकल लिंक्स अच्छे हों, आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, ठीक है, बोलना, स्पीच अच्छी है, हाँ भाइयों और बहनों, बोलना अच्छा आना चाहिए, एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच सकते हो भाई डायरेक्ट। उसमें पढ़ाई की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। बट
क्या कर सकते हैं, हमारे देश में स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है उसके लिए भी एग्जाम होने चाहिए, मेरे हिसाब से तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ऐसा कोई जरूर कानून होना चाहिए कि एग्जाम दो उसके बाद ही तुम पॉलिटिशियन बन सकते हो, नहीं तो देख ही रहे हो कि किस तरीके से होता है। फिर मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए भाई, इकोनॉमिस्ट वाली नॉलेज तो होनी चाहिए कि तुम इंडिया चला रहे हो, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, हमारी हिस्टोरिकल चीजें पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स, कुछ चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। वो ऐसा बीए वगैरह करके क्या फायदा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप पहुंच गए, ठीक है, तो आप मतलब आपने देखा बिना पढ़े पहुंचे तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअल में कौन इनमें से असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, मैंने आपको बताया असेसिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, जो पर्सन आपकी इनकम को असेस करता है ना। असेसिंग ऑफिसर्स इनमें से कौन होते हैं, मतलब आपको क्या लगता है आपका आईटीआर की इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, किसके पास जाती है, इंस्पेक्टर के पास, क्लर्क के पास, अरे यार नहीं, आईटीओस एटलीस्ट इनके पास तो जाती है। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन किसके पास जाती है, आईटीओस के पास। सो राइट डाउन, अभी या बाद में लिखोगे एक ही बारी, आप लोगों ने लिखा है पहले वाला लिखा सारा, ओके ठीक है, फिर तो लिख लो, एक अलग जगह पे लिखो, अलग पेज पे लिखो, हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स। एओ कौन हो सकते हैं बताओ। सबसे पहले मैं रैंक 3 लिख रहा हूं, रैंक 2 लिख रहा हूं और रैंक 1 लिख रहा हूं। 3 रैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं, कितने, 3। सबसे पहले होता है आईटीओ। आपकी इनकम को असेस करने के लिए सबसे पहले कौन होता है, आईटीओ। अगर आईटीओ से ना हो पाए, आईटीओ से ना हो पाए, अगर आईटीओ को कोई हेल्प चाहिए हो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना एसएससी के एग्जाम बेचारा दे के आया है, क्या इसको नॉलेज होगी। हाँ, मैं जैसे अभी हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स निकालो, इसको कहां पता होगा, इसको तो छापा मारना सिखाया बस। ठीक है, तो आईटीओ को नहीं नॉलेज होगी। इसके बाद आईटीओ के बाद एक ऑफिसर होता है एसीडीसी। कौन होता है, एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर। इनके पास अथॉरिटी है, नॉलेज भी है। मतलब अगर आईटीओ से 15 साल के बाद भी बना तो 15 साल तक उसको काफी नॉलेज आ गई होगी, बोलो हाँ या ना। एसीडीसी के बाद जेसी। दोस्तों यही वो आखिरी पोस्ट है, रैंक 1 जेसी, यही वो आखिरी पोस्ट है जो ये कहेगा वही टैक्स डिपार्टमेंट का आंसर होगा। मतलब मैं अगर किसी का इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, किसी का इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, आप ही का इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका, रोहन। मैं रोहन की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने कहा कि तेरी इनकम बेटा 20 करोड़ है और तेरा टैक्स जो बनता है वो 2 करोड़ का टैक्स बनता है। रोहन ने कहा नहीं, क्या बात कर रहे हो, मेरा टैक्स तो 50 लाख बनता है। ठीक है, इसके हिसाब से कितना बनता है, 50 लाख। और मैंने क्या बोला, अब ये क्या करेगा, रोएगा कह रहे, अरे 2 करोड़ का, इसको मैंने बोला कि 2 करोड़ का तेरा टैक्स बनता है। ठीक है, मैंने कहा मैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर हूं, यानी मैं कौन हूं, ज्वाइंट कमिश्नर। मैं कौन हूं, ज्वाइंट कमिश्नर। मैंने बोल दिया क्योंकि मैंने फाइनली सारी चीजें देखकर कैलकुलेट करके मैंने बोला सब सही है। बट इसने बोला नहीं सर ये गलत है, आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। 50 लाख मैंने खुद सीए करी हुई है, कहता मैंने खुद सीए करी हुई है, मुझे पता है कैसे टैक्स निकालते हैं, 50 लाख ही है मेरा। अब क्या करें, देखो मैंने तो अपना डिसीजन दे दिया, अब आपको तो देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला है। अब क्या करें, अब ऐसे केस में ये क्या कर सकता है, केस कर सकता है। क्या कर सकता है, केस, उसको बोलते हैं अपील करना। क्या करना, अपील। तो ये अपील करेगा, अपील मतलब गुहार है ना, कहां जाएगा, कौन इसकी बात सुनेगा। ये कहता है मेरे मोदी जो है ना, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैं मोदी जी को जानता हूं, मैंने उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई हुई है। तो इसने मोदी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। मोदी जी जानते होंगे इसके बारे में ना। आप कोई भी इनमें से कोई भी ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर आप किसी को भी कांटेक्ट करोगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। तो सर फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन यही है कि आप केस कर सकते हो, अपील कर सकते हो। और कमिश्नर के बराबर का एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं कमिश्नर अपील्स। क्या बोलते हैं, कमिश्नर अपील्स। दोस्तों ये अपील्स का ही ऑफिसर है। इसका मतलब है जितने भी गुहार, जितने भी अपील वाले केसेस होते हैं वो सब इसी के पास आते हैं। कौन है ये, कमिश्नर अपील्स। कौन है ये, कमिश्नर अपील्स। दोस्तों अगर कमिश्नर अपील से केस हार गए तो क्या करें, तो एक्चुअल में क्या हुआ, कमिश्नर अपील से केस हार गया, ठीक है, तू क्या हो गया, प्रैक्टिकली सोच, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच, तू हार गया केस, ठीक है। मैंने क्या बोला था 2 करोड़, तूने क्या बोला 50 लाख, बट तू नहीं कर पाया। कमिश्नर अपील के पास गया, कमिश्नर अपील ने क्या बोला, नहीं मेरा डिपार्टमेंट सही है, तू गलत है, तेरे को कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, मैं बता रहा हूं तेरे को 2 करोड़ ही है,
बट इसने कहा कि नहीं सर, मैं आगे जाऊंगा, आपकी कंप्लेंट करूंगा, मैं अपील करूंगा, तो कमिश्नर अपील के अगेंस्ट जा सकता है। जा सकता है? जा सकता है। कहां जाएगा? इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आईटैट। क्या बोलते हैं? आईटैट। दोस्तों, इनकम टैक्स का अपना ही ट्रिब्यूनल है जिसको बोलते हैं आईटैट। अगर कोई केस रजिस्टर्ड करना है आपको कमिश्नर अपील के अगेंस्ट कि नहीं ये गलत बोल रहा है, तो ये बंदा कहां जाएगा? आईटैट के पास। कहां जाएगा भाई? आईटैट के पास। चला जाइए आईटैट के पास। तो आईटैट इसकी बात जरूर सुनेगा। ये बोलेगा कि कमिश्नर अपील ने भी यही बोला 2 करोड़ का बनता है, जबकि मेरा 50 लाख का बनता है, ये रोको मेरी वर्किंग। तो उसने भी देख किया, उसने कहा ये बेफालतू में लड़ रहा है यार, क्या कर रहा है ये। तो आईटैट से भी अगर केस हार गया, आईटैट ने भी बोल दिया नहीं तुम गलत हो, तो अब ये क्या रोए? नहीं, अभी भी इसके पास एक ऑप्शन है बेटा, तेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है पता है? कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट के पास आप अपील कर सकते हो कि सर आईटैट ने भी ये बोल दिया, बट मेरे हिसाब से ये बनता है, ये देखो। वैसे तो मैं आपको बता दूं, केसेस कभी भी अपील कर सकते हैं तो मैक्सिमम 2 बार अपील कर सकते हो, पता है आपको। एक बारी कमिश्नर अपील से, अगर वहां से हार गए तो आईटैट के बाद हाई कोर्ट, बस इसके ऊपर नहीं जा सकते। और हाई कोर्ट के ऊपर वैसे केसेस, हर केस जाता भी नहीं। बट अगर मान लो हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि नहीं भाई नहीं, तेरा टैक्स 2 करोड़ ही बनता है, हमारे डिपार्टमेंट सही है, तू गलत, तो ये क्या करे? इसके बाद अभी भी एक ऑप्शन है, ठीक है। मैं क्योंकि सारे ऑप्शन बता रहा हूं, वैसे अपीलेबल है या नहीं वो बात अलग है, बट हाई कोर्ट के केसेस को आप, अगर आप हाई कोर्ट पे जाता है ना कोई केस, तो आप उसको अपील कर सकते हो। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट के केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या बोला कि देखो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में बहुत रोया, ठीक है, कि नहीं नहीं नहीं, माने नहीं इसकी बात, और ये फिर कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट वालों को अपनी बात बताई कि सर ये देखो 2 करोड़ का कहां से बनता है, ये 50 लाख से ज्यादा बन नहीं रहा, ये 2 करोड़ चिल्ला रहे, मैं क्यों दूं 2 करोड़? उन्होंने बोला भाई देख ऐसा है, तू गलत है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है ना, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, जो ये डिसीजन कह दे वो माना जाता है। इसके ऊपर एक बंदा और होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ये नाम का ही ऊपर होता है। इसके पास सिर्फ एक ही राइट है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी की सजा दी है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे, या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी है तो उसको डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दे, ये वो कर सकता है। हाँ, तो पहली बात, इसको डेथ पेनल्टी तो ना मिली होगी यार इतना बड़ा केस थोड़ी ना है। तो प्रेसिडेंट के पास तेरा केस जाएगा नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां जाएगा? कहां जाएगा? घर जाके कंबल ओढ़ के सो जाइयो चुपचाप, कुछ नहीं हो सकता तेरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से केस हार गया तो घर ही जा सकता है। बोलो यस और नो? तो भाई सबसे पहले कमिश्नर अपील्स, जो कि कमिश्नर अपील कमिश्नर के ही बराबर के लेवल की पावर रखता है, बिल्कुल बराबर की, हालांकि काम अलग अलग है। ये डिपार्टमेंट को देखता है और वो अपील के केसेस को देखता है। समझ गए बात? कमिश्नर अपील से केस हार जाते हो तो कहां जाता है? आईटैट। आईटैट से हार जाते हो तो कहां जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से। लिखना नहीं है कानून भाई, लिखना नहीं है एग्जाम में, सुप्रीम कोर्ट से घर। ये सिर्फ समझाने के लिए है, अल्टीमेटली तो आपको वहां पे लिखना नहीं है। नोट करो इसको। तो हाँ जी, डिपार्टमेंट देखा आपने? डिपार्टमेंट देखा आपने? कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के कितने सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी तरीके हैं, प्रोसेस है कि आप, जैसे जेसी ने जो बोल दिया उसकी बात मानी जाती है, मैंने बताया था। पर अगर जेसी से केस, जेसी जो कहे उसके अगेंस्ट जाना चाहते हो तो कमिश्नर अपील, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और घर। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर हम इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? हु ऑल आर असेसिंग ऑफिसर्स। तो असेसिंग ऑफिसर्स कौन है? बोलो। सबसे पहले आईटीओ, आईटीओ से ना हो पाए तो एसीडीसी, एसीडीसी से ना हो पाए तो जेसी। ठीक है, जो जेसी कहेगा वो बात माननी पड़ती है, बट जेसी का भी मतलब तरीका है जो मैंने बताया, ठीक है भाई का, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके अलावा
इसके अलावा बताओ, इसके अलावा हम लोगों ने एक बात और पढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा हम लोगों ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद होता है, आर्टिकल 246 शेड्यूल कौन कौन सी लिस्ट, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82, 83, 84, 92A, 97 और इसके बाद लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, उसके अंदर 51 स्टेट एक्साइज, 53, 54। किसी ने आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएसटी कहां है, पूछा था तूने? अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया फिर। जीएसटी कहां है बताओ, जीएसटी कहां है? अच्छा एम ही इसके बाद होगा, होता तो मैं जरूर लिखवाता, था ही नहीं। जीएसटी का कोई 97 में तो बेटा सर्विस टैक्स की पावर ले ली। सुनो मेरी बात, 97 के लिए सर्विस टैक्स में पावर ले ली, ठीक है। अब जीएसटी लगाने की कोई पावर थी ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। पता है आपको पता है ये बात? 2017 में जब जीएसटी आया उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, ठीक है। तो वो पापड़ बेले थे 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट लेके आई। कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन बनाया कि जीएसटी लेके आ सकते हैं, और इसके लिए एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 246A। कौन सा? आर्टिकल 246A। सो आप लोग एक जगह लिख लो, जीएसटी के लिए कौन सा एक नया आर्टिकल आया? आर्टिकल 246A। दिस इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो आर्टिकल 246A आया, और फिर आर्टिकल 246A के थ्रू ही हम लोग ने एक नए एक्ट बनाए, जिसमें 4 तरह के एक्ट बने। एक बना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक बना यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक बना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। आपको पता ना टैक्सेस 4 तरह के हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी भी है, 4। जी हाँ, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट में एसजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी कहां लगता है? यूनियन टेरिटरी। इज दैट क्लियर? हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि दिल्ली में एसजीएसटी क्यों लगता है जबकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो खुद ही बोल दिया तुमने। अच्छा ये बता ही दिया था मैंने कि लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, इसी रीजन से क्या लगता है वहां पर? एसजीएसटी। तो दिल्ली में चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ और पुडुचेरी, इन तीनों एरियाज में चले जाओ, क्या आपको लगता है वो मिलेगा? एसजीएसटी, जबकि ये यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या है ये? यूनियन टेरिटरीज, बट लगता क्या है? एसजीएसटी। इज दैट क्लियर? ये नोट किया आर्टिकल 246 है। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए करते हैं इतना ही, बाकी अगली क्लास, ठीक है।